ये आपको होमवर्क दिया था, अभी भी होमवर्क बना हुआ है ये, ठीक है। जो भी लास्ट वीडियो होगी उसमें इसको सॉल्व किया जाएगा, या तो आज अगर लास्ट होगा तो आज ही इसको सॉल्व करेंगे, और अगर एक और बनाना पड़ा फर्दर तो उस वीडियो में इसको सॉल्व करेंगे। ये आपको बता दिया था, लाइन और वर्क प्लॉट अच्छे से समझाया था, सब चीज़ें ज़रूरी हैं, ज़रूर देखिएगा लास्ट वीडियो, सीधा इस पर मत आइएगा, अदरवाइज़ ये वीडियो आपको तब तक समझ में नहीं आएगी जब तक आपने लास्ट वीडियो नहीं देखी, क्योंकि मैं अब वो चीज़ें दोबारा से रिपीट नहीं करूँगा समझाने के लिए। कॉम्पिटिटिव इनिबिशन बच्चों हमने लास्ट पढ़ा था, और उसमें मैंने आपको बताया था कि इसमें जो चीज़ चेंज होती है, मैंने आपको बताया था इनिबिशन में यही चीज़ याद रखनी है कि क्या चीज़ चेंज हो रही है। तो मैंने आपको बताया था चेंज होने के लिए दो ही चीज़ें हैं, एक तो वी मैक्स है और एक के एम। इस फॉर्मूले में दो ही चीज़ चेंज हो सकती हैं, एक वी मैक्स और एक के एम। और हमने देखा था कि इस केस में कॉम्पिटिटिव इनिबिशन में वी मैक्स अनचेंज रहता है, और जो कि के एम जो है वो इंक्रीज हो जाता है। के एम क्या है? इंक्रीज हो जाता है। यही चीज़ याद रखने वाली है कि के एम इंक्रीज हो रहा है या नहीं हो रहा है। तो कॉम्पिटिटिव इनिबिशन में क्या है? के एम इंक्रीज होता है, ठीक है। लास्ट वीडियो में बताया था, याद रखिएगा। और इसके लिए मैंने आपको बताया था कि फिर हम इसका फॉर्मूला कैसे बनाएंगे, ये भी मैंने आपको लास्ट वीडियो में बताया था कि इसका फॉर्मूला कैसे बनाएंगे। तो मैंने आपको ये एक बार थोड़ा सा रिवाइज कर लेते हैं कि कैसे बनाएंगे फॉर्मूला। v इक्वल्स टू वी मैक्स एस अपॉन के एम प्लस एस। ये हमने देखा था कि हमारा माइकलसन मेंटन का नॉर्मल फॉर्मूला है। लेकिन इन केस जब हम बात करते हैं कॉम्पिटिटिव इनिबिशन की, तो कॉम्पिटिटिव इनिबिशन में के एम की वैल्यू इंक्रीज होती है, के एम की वैल्यू इंक्रीज होती है। अब इस फॉर्मूले में चेंज लाने के लिए बस हमारे पास एक ही चीज़ है, दैट इज अल्फ़ा, जिसका फॉर्मूला भी मैंने आपको बताया था कि 1 + i/k i। यही फॉर्मूला बताया था लास्ट वीडियो में, और ये मैंने कहा था मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इसको याद कर लीजिएगा। तो या तो हम हमारे पास दो ही तरीके हैं इस फॉर्मूले में चेंज लाने के लिए, या तो हम अल्फ़ा से मल्टीप्लाई करें, ठीक है, या तो हम अल्फ़ा से मल्टीप्लाई करें या अल्फ़ा से हम डिवाइड करें किसी चीज़ को। आ रहा है बात समझ में? या तो हम अल्फ़ा के साथ किसी चीज़ को मल्टीप्लाई करें या उसके साथ डिवाइड करें। तो हमारा यहाँ पे के एम इंक्रीज़ हो रहा है, तो मैंने आपको बताया था इंक्रीज़ करने के लिए या तो हम इसके अल्फ़ा के साथ मल्टीप्लाई कर सकते हैं या फिर हम इसको अल्फ़ा के साथ डिवाइड कर सकते हैं। तो इंक्रीज कैसे होगी वैल्यू? तो इंक्रीज ऑब्वियस सी बात है, मल्टीप्लाई करके ही आप किसी चीज़ की वैल्यू को इंक्रीज कर सकते हैं, ये कल मैंने आपको बताया था। तो सिंपल सी बात है, के एम को वैल्यू इंक्रीज करने के लिए सिर्फ अल्फा से मल्टीप्लाई कर देंगे, दैट्स ऑल। तो इस तरीके से इसका फॉर्मूला बनाया जाता है, ये मैंने आपको लास्ट वीडियो में बताया था। क्लियर है यहाँ तक? तो कोई डाउट आपको होना नहीं चाहिए। और दूसरी चीज़ जो हमें याद रखनी है कि बच्चों ये क्या है, इसमें कॉम्पिटिटिव इनिबिशन जो है वो ओवरकम किया जा सकता है बाई हाई कंसंट्रेशन ऑफ सबस्ट्रेट। ये भी मैंने आपको लास्ट वीडियो में बताया कि अगर आपकी सबस्ट्रेट की कंसंट्रेशन बहुत ज़्यादा हो जाती है तो इनिबिटर बाइंडिंग, तो आपको पता ना ये सबस्ट्रेट और इनिबिटर ये एक्टिव साइट के लिए compete कर रहे हैं। किसके लिए compete कर रहे हैं? फॉर एक्टिव साइट। अगर सबस्ट्रेट की कंसंट्रेशन बहुत ही ज़्यादा हो जाएगी बच्चों, अगर सबस्ट्रेट की कंसंट्रेशन बहुत ही ज़्यादा हो जाएगी तो आप बताइए सबस्ट्रेट बाइंड करेगा यहाँ पे या फिर इनहिबिटर बाइंड करेगा? सिंपल सी बात है, सबस्ट्रेट बाइंड करेगा यहाँ पे। तो जब सबस्ट्रेट बाइंड करेगा, इनहिबिटर को मौका ही नहीं मिलेगा बाइंड करने का, तो इसका मतलब ये ऐसी कंडीशन हो जाएगी जब इनहिबिटर प्रेजेंट ही नहीं है, इस टाइप की कंडीशन हो जाएगी। तो ये तभी पॉसिबल है सबस्ट्रेट की कंसंट्रेशन बहुत ज़्यादा हाई हो, ठीक है। तो इस तरीके से कॉम्पिटिटिव इनिबिशन को ओवरकम किया जा सकता है। अब हम बात करेंगे बच्चों नॉन कॉम्पिटिटिव इनिबिशन की। किसकी बात करेंगे? नॉन कॉम्पिटिटिव इनिबिशन की। जब भी मैं दोबारा रिपीट करता हूँ तो मेरे साथ कोशिश करिए कि आप उस चीज़ का रिप्लाई करें। आप जब तक रिप्लाई नहीं करेंगे, ये मत सोचिए आप कहाँ बैठे हैं, किस तरीके से वीडियो देख रहे हैं, आसपास कोई बैठा हुआ है, इन सब चीज़ों को छोड़ दीजिए। अगर मैं दोबारा रिपीट कर रहा हूँ तो कोशिश कीजिए कि आप उसका आंसर करें। इससे क्या होगा, तुरंत चीज़ें याद हो जाएंगी। अदरवाइज बाद में बैठ के याद करना पड़ेगा और आपका जो है टाइम वेस्ट होगा। तो साथ में याद कर लिया करो मेरे साथ। तो मुझे आदत हो गई कोचिंग की तरह पढ़ाने की, भले ही ऑनलाइन वीडियो है, ठीक है। तो मेरी आदत है बच्चों को साथ साथ याद कराने की, तो इसलिए मैं कोशिश करता हूँ कि आप लोग इस चीज़ को पकड़िए और साथ में मेरे याद कीजिए चीज़ों को। अब देखिए नॉन कॉम्पिटिटिव इनिबिशन जो है बच्चों, ये कॉम्पिटिटिव इनिबिशन का जस्ट अपोजिट है। क्या है ये? कॉम्पिटिटिव, जो अभी हमने पढ़ा है कॉम्पिटिटिव टाइप इनिबिशन, उसका अपोजिट है। क्या है ये? अपोजिट, ठीक है, अपोजिट है बच्चों, जस्ट अपोजिट है नॉन कॉम्पिटिटिव टाइप इनिबिशन का। बट पहले हम समझते हैं कि आखिर इसमें होता क्या है। तो देखिए समझिए इसमें हो क्या रहा है कि यहाँ पर बच्चों एंजाइम जो आपका इनिबिटर है वो दोनों ही टाइप के एंजाइम से बाइंड करता है। जब आपका एंजाइम फ्री स्टेट में है तब भी बाइंड करता है उसके साथ,
और जब एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स के फॉर्म में है उस केस में भी इनहिबिटर आपका बाइंड करता है। तो यहाँ पर दोनों ही केस में ये बाइंड कर लेता है। जब ये दोनों केस में बाइंड करेगा तो ये फ्री एंजाइम की कंसंट्रेशन को भी डिक्रीज करेगा बच्चों, और ये एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स की कंसंट्रेशन को भी डिक्रीज करेगा। समझ में आ रहा है आपको बात? ये फ्री एंजाइम की कंसंट्रेशन को भी डिक्रीज करेगा और एंजाइम सबस्ट्रेट की कॉम्प्लेक्स की कंसंट्रेशन को भी डिक्रीज करेगा, जिसकी वजह से क्या है, टोटल एंजाइम कंसंट्रेशन डिक्रीज हो जाएगी। टोटल एंजाइम कंसंट्रेशन बच्चों डिक्रीज होगी। क्यों होगी डिक्रीज? क्योंकि लास्ट वाला जो था वो सिर्फ एंजाइम से बाइंड कर रहा था, फ्री एंजाइम से। और मैंने आपको बताया फ्री एंजाइम के केस में क्या होता है, अगर आप सबस्ट्रेट की कंसंट्रेशन बढ़ा दें, ये तो पढ़ा भी हमने कॉम्पिटिटिव इनहिबिशन में कि अगर आप सबस्ट्रेट की कंसंट्रेशन बढ़ा दें तो इनहिबिशन जो है वो ओवरकम किया जा सकता है। इनहिबिशन ओवरकम किया जा सकता है अगर सबस्ट्रेट की कंसंट्रेशन बहुत बढ़ा दें। लेकिन इसके केस में ऐसा नहीं हो सकता। इसके केस में ऐसा इसलिए नहीं हो सकता क्योंकि वहाँ तो जो एंजाइम था उसको बाइंड करने के लिए एक ही साइड थी, वो थी एक्टिव साइड, जहाँ पर एस जाकर बाइंड कर सकता है। बट नॉन कॉम्पिटिटिव इनहिबिशन में इनहिबिटर एक्टिव साइट पे बाइंड ही नहीं करता। इनहिबिटर एक्टिव साइट पे बाइंड ही नहीं करता, वो तो किसी अदर साइट पे जाकर के बाइंड करता है एंजाइम पे, पॉसिबली जिसको हम रेगुलेटर साइट बोलते हैं, जहाँ से यानी कि एंजाइम की एक्टिविटी को रेगुलेट किया जा सकता है, तो उस साइट पे जाकर के बच्चों बाइंड करता है। तो सबस्ट्रेट की साइट तो अभी भी अवेलेबल है, सबस्ट्रेट चाहे तो चाहे अभी भी बाइंड कर सकता है जब ये आपका इनहिबिटर प्रेजेंट है। तो देखिए इस केस में क्या है, सबस्ट्रेट बाइंड कर गया है जब इनहिबिटर प्रेजेंट है। इसका मतलब ये है कि ये जो इनहिबिटर है ये इक्विलिब्रियम में तो है, बट ये ओवरऑल टोटल एंजाइम कंसंट्रेशन बच्चों कम कर देगा। क्यों कम कर देगा? क्योंकि भले ही सबस्ट्रेट बाइंड हो चुका है उसके बावजूद भी ये बाइंड कर सकता है। तो इसकी वजह से क्या है, टोटल एंजाइम कंसंट्रेशन आपकी कम हो जाएगी किसमें, ओवरऑल रिएक्शन मिक्सचर में। भले ही आप सबस्ट्रेट कंसंट्रेशन बढ़ा लीजिए, आप सबस्ट्रेट कंसंट्रेशन बढ़ाएंगे तो आप तब भी आप इसको ओवरकम नहीं कर पाएंगे, क्योंकि एंजाइम को फर्क ही नहीं पड़ता कि एक्टिव साइट फिल है या फिर नहीं है। यानी कि सबस्ट्रेट कंसंट्रेशन बढ़ाइए चाहे मत बढ़ाइए, ये स्टेप तो होंगे ही होंगे। क्यों होंगे? क्योंकि आपका ये एक्टिव साइट ही फिल हुआ है लेकिन रेगुलेटर साइट तो फ्री है ना, तो एंजाइम तो जाकर के बाइंड कर जाएगा, ओ इनहिबिटर जाके बाइंड कर जाएगा। तो इसलिए क्या है, टोटल एंजाइम कंसंट्रेशन बच्चों डिक्रीज हो जाएगा। और जब टोटल एंजाइम कंसंट्रेशन डिक्रीज होता है तो हमें पता है वी मैक्स कम हो जाता है। क्या हो जाता है? वी मैक्स कम हो जाता है, क्योंकि वी मैक्स का फॉर्मूला होता है K2ET। ठीक है, K2ET, तो जिसकी वजह से क्या है बच्चों, वी मैक्स कम हो जाएगा। तो वापिस आ जाते हैं अपने जहाँ पर हमें समझना है नॉन कॉम्पिटिटिव इनहिबिशन को, कि मैंने बताया कि अपोजिट है। ये क्या है बच्चों, अपोजिट है कॉम्पिटिटिव इनहिबिशन का। और जैसे कि मैंने अभी आपको बताया कि इसमें क्या होगा बच्चों, वी मैक्स क्या है, रिड्यूस होगा। क्या होगा बच्चों, वी मैक्स की वैल्यू रिड्यूस हो जाएगी। क्या होगी, वी मैक्स रिड्यूस। बट बच्चों यहाँ पे Km पे कोई चेंज नहीं आता है, Km पे कोई चेंज नहीं आता है। तो यही हर कॉम्पिटिटिव, हर जितने भी हम टाइप के इनहिबिशन पढ़ रहे हैं उसमें हमें यही फाइंड आउट करना है कि आखिर किस चीज़ को अफेक्ट करता है आपका इनहिबिटर। ठीक है, तो कॉम्पिटिटिव इनहिबिटर में क्या है बच्चों, Km अफेक्ट हो रहा था। क्या अफेक्ट हो रहा था? Km अफेक्ट हो रहा था, लेकिन Vmax पे कोई अफेक्ट नहीं पड़ रहा था। लेकिन जैसा कि मैंने आपको बताया नॉन कॉम्पिटिटिव इनहिबिटर जस्ट अपोजिट है कॉम्पिटिटिव का, तो इसके केस में Km पे कोई चेंज नहीं होगा बट Vmax रिड्यूस होगा। आ रहे हैं ना बात समझ में? तो इसलिए मैंने कहा कि ये क्या है, जस्ट अपोजिट है कॉम्पिटिटिव इनहिबिटर का। और बाकी सारी बातें मैंने आपको समझा दी हैं कि एक अदर किसी दूसरी साइड पे बाइंड करता है, दोनों स्टेट से बाइंड कर सकता है, सबस्टेट से उसका कोई मतलब नहीं है कि वो बाइंड कर रहा है या फिर नहीं कर रहा है। मेन चीज़ इंपॉर्टेंट जो मैंने अभी आपको बताई कि वी मैक्स चेंज होता है, यानी कि वी मैक्स जो है आपका रिड्यूस हो जाता है। क्या हो जाता है, रिड्यूस हो जाता है। Km पे कोई चेंज नहीं पड़ता, ये मैंने आपको बता दिया। और हमने देखा था कॉम्पिटिटिव इनहिबिशन को ओवरकम किया जा सकता है बाय हाई सबस्ट्रेट कंसंट्रेशन। बट इसके केस में आप वो भी नहीं कर सकते हाई, क्योंकि मैंने आपको बताया ये क्या है, जस्ट अपोजिट है। किसका अपोजिट है? कॉम्पिटिटिव इनहिबिटर का। तो यहाँ पर क्या है, आप ओवरकम नहीं कर सकते। क्या ओवरकम नहीं कर सकते? इनहिबिशन को बाय इंक्रीजिंग सबस्ट्रेट कंसंट्रेशन। क्लियर हो गया? बिल्कुल जस्ट अपोजिट है ना, याद रखना कि ये वाला बिल्कुल जस्ट अपोजिट है किसका, आपका कॉम्पिटिटिव इनहिबिशन का। अब बात आती है फॉर्मूलेज की। तो फॉर्मूले बच्चों मैंने आपको लास्ट टाइम भी बताए थे कि किस तरीके से बनाए जाते हैं। तो सबसे पहले क्या कीजिए, हमेशा की तरह आप माइकलसन मेंटन कांस्टेंट वाला फॉर्मूला जो है उसको लिख लेते हैं। माइकलसन मेंटन का जो फॉर्मूला है काइनेटिक्स का, दैट इज वी मैक्स इक्वल्स टू Km प्लस S। ठीक है, अब हमें ये देखना है बच्चों
कि आखिर हमें चेंज किस में करना है, यही तो बताया। तो मैंने आपको बताया कि आपको ये चीज़ तो याद रखनी पड़ेगी कि इस चीज़ में चेंज आता है वी मैक्स में या के एम में। तो हमारा ये जो केस है इसमें सिर्फ वी मैक्स में चेंज आ रहा है, और वी मैक्स की वैल्यू क्या हो रही है बच्चों, रिड्यूस हो रही है। और जैसा कि मैंने अभी आपको थोड़ी सी देर पहले ही बताया है कि हमारे पास एक ही ऑप्शन है, वो है अल्फ़ा। या तो अल्फ़ा की मल्टीप्लाई करो किसी चीज़ के साथ, या तो अल्फ़ा को डिवाइड करो किसी चीज़ के साथ, मतलब अल्फ़ा के साथ उसको डिवाइड करो, ठीक है। तो हमें क्या करना है, वी मैक्स को रिड्यूस करना है। क्या करना है बच्चों, वी मैक्स को रिड्यूस करना है। तो रिड्यूस कैसे करेंगे, अल्फ़ा से मल्टीप्लाई करके, अल्फ़ा से डिवाइड करके। ऑब्वियस सी बात है कि अगर किसी चीज़ की वैल्यू डिक्रीज करनी है तो उसके साथ, तो उसको डिवाइड करो किसी चीज़ के साथ। तो हम यहाँ पे किसके साथ डिवाइड करेंगे, अल्फ़ा के साथ। और अल्फ़ा क्या है, अल्फ़ा आपको पता ही है, अल्फ़ा इक्वल्स टू 1 प्लस आई अपॉन के आई। ये मैं आपको बता चुका हूँ लास्ट वीडियो में, बार बार नहीं बताऊंगा। और ये हर सब टाइप के इनहिबिशन में यही रहेगा, ठीक है। बट जो के आई है वो चेंज होता है बच्चों, के आई जो लास्ट जो कॉम्पिटिटिव टाइप इनहिबिशन है वहीं पर जाकर के देख लेते हैं। कॉम्पिटिटिव टाइप इनहिबिशन में सिर्फ ये इतना होता है, आई ई आई और डिवाइड बाई ई आई कॉम्प्लेक्स की जो कंसंट्रेशन है। और ये ऐसा इसलिए है क्योंकि यहाँ पे हम सिर्फ इस स्टेप की बात करें। किसी स्टेप की बात करें बच्चों, सिर्फ इस वाले स्टेप की बात करें, ये वाला जो स्टेप है आपका, इसकी बात चल रही है। बट ये जो नॉन कॉम्पिटिटिव इनहिबिशन है इसमें दो स्टेप हैं एंजाइम इनहिबिशन के, एक तो ये वाला है और एक ये वाला है। तो जो के आई है वो बच्चों इन दोनों को ही रिप्रेजेंट करेगा, के आई यहाँ पे दोनों को ही रिप्रेजेंट करेगा। आप देख सकते हैं के आई यहाँ पर भी रिप्रेजेंट कर रहा है और यहाँ पर भी रिप्रेजेंट कर रहा है। तो दोनों के लिए, ये फर्स्ट वाले के लिए है और ये सेकंड वाले स्टेप के लिए है, ये जो मतलब जहाँ पर आपका एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स के साथ इनहिबिटर बाइंड कर रहा है। और यहाँ पे आप देख सकते हैं ये इक्वल है। तो बच्चों एक्चुअली क्या है, नॉन कॉम्पिटिटिव टाइप इनहिबिशन दो टाइप का होता है, एक प्योर है और एक दूसरा है। तो हम जो पढ़ रहे हैं बच्चों ये प्योर वाला है, ये प्योर है जिसमें आपका ये दोनों के आई और के आई डैश दोनों क्या होते हैं, इक्वल होते हैं। बस इतना ही आपको समझना है, दूसरा वाला नहीं पूछा जाएगा, यही पूछा जाएगा, इसलिए यहाँ पे मेंशन किया है। यहाँ तो कोई डाउट नहीं होना चाहिए, सारी चीज़ें क्लियर करता हुआ चल रहा हूँ बार बार, ताकि आपके दिमाग में सारी चीज़ें फीड हो जाएं, अलग से याद ना करना पड़े कुछ भी। अब हमें जैसे कि मैंने अभी आपको बताया कि क्या चीज़ चेंज करनी है, वी मैक्स चेंज करना है और वी मैक्स की वैल्यू को डिक्रीज़ करना है। और मैंने अभी आपको बताया कि अगर आपको वी मैक्स की वैल्यू डिक्रीज़ करनी है, क्या करनी है, वी मैक्स की वैल्यू डिक्रीज़ करनी है, तो आपको डिवाइड करना पड़ेगा किसके साथ, अल्फ़ा के साथ। क्योंकि हमारे पास एक ही चीज़ का ऑप्शन है अल्फ़ा, या तो अल्फ़ा के साथ मल्टीप्लाई करो या अल्फ़ा के साथ डिवाइड करो। तो हमारे इस केस में क्या करना है बच्चों, हमें अल्फ़ा के साथ डिवाइड करना पड़ेगा। क्यों, क्योंकि वैल्यू को डिक्रीज़ करना है, ठीक है। बार बार बोल रहा हूँ, ध्यान से सुन लेना और लिख लेना इसको अपनी कॉपी में, नोटबुक में, हमेशा के लिए याद हो जाएंगी चीज़ें। तो ये इसको याद कर लो, इसको याद करना ही पड़ेगा। और इसी को, ये जो वी मैक्स बाई अल्फ़ा है, इसको क्या बोलते हैं बच्चों, वी मैक्स बाई अल्फ़ा को क्या बोलते हैं, वी मैक्स बाई अल्फ़ा को बोलते हैं अपेरेंट वी मैक्स। क्या बोलते हैं बच्चों, अपेरेंट वी मैक्स। जैसे पीछे जो कॉम्पिटिटिव टाइप इनहिबिशन पढ़ा था वहाँ पे के एम क्या था, अपेरेंट के एम। इसी तरीके से यहाँ पे ये क्या है, अपेरेंट वी मैक्स, ठीक है। सब कुछ सिमिलर है। ये बच्चों ये अल्फ़ा ही है, ये क्या है, अल्फ़ा। अल्फ़ा के फॉर्मूला पता है ना आपको, 1 प्लस आई बाई के आई, और के आई यहाँ पर ये होता है। रटना नहीं है कुछ भी, सारी चीज़ें समझ के चलिए, रटने की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी। अब हमें क्या करना है बच्चों, इसको लाइन वीवर बर्क प्लॉट इसका ड्रॉ करना है यहाँ पर। और उसको ड्रॉ करने के लिए हमें इस फॉर्म में अपनी इक्वेशन चाहिए होगी। तो हमें कुछ भी नहीं करना है, तो सबसे पहले तो हमें ये इक्वेशन ड्राइव करनी पड़ेगी। मैंने आपको बताया था इसको याद करने की ज़रूरत बिल्कुल भी नहीं है। क्यों, क्योंकि हम इसे ड्राइव करेंगे। क्या करेंगे, ड्राइव कर लेंगे। जैसे ही हमें ज़रूरत पड़ेगी हम इसको ड्राइव कर लेंगे। और इसको ड्राइव कैसे करते हैं, सिंपल है, इसको रेसिप्रोकल करना है। क्योंकि ये क्या है, डबल रेसिप्रोकेट फॉर्म है। ये क्या है, डबल रेसिप्रोकेट फॉर्म है किसकी, माइकलसन मेंकन काइनेटिक्स की ये जो इक्वेशन है इसकी। तो बस इसको 1 अपॉन कर दो, तो 1 अपॉन करके जो भी आंसर आएगा वही आपका फॉर्मूला बन जाएगा। तो क्या बन जाएगा, के एम वी मैक्स एस और प्लस 1 अपॉन वी मैक्स, यही बनेगा बच्चों फॉर्मूला। इसको डबल रेसिप्रोकेट करके, आई होप आपने लास्ट वीडियो में प्रैक्टिस की होगी इस चीज़ की कि आखिर ये डबल रेसिप्रोकेट कैसे करते हैं। अब हमें करना है, क्या करना है, हमें ये चेंज लेके आना है। क्या चेंज लेके आना है, बार बार इसलिए बता रहा हूँ ताकि आप लोग समझें कि क्या चेंज आ रहा है। तो वी मैक्स क्या हो रहा है, वी मैक्स की वैल्यू डिक्रीज हो रही है। तो कैसे करेंगे वी मैक्स की वैल्यू डिक्रीज, या तो अल्फा के साथ मल्टीप्लाई करो या तो अल्फा के साथ डिवाइड करो। तो सिंपल सी बात है, अल्फा से डिवाइड कर दो इसको, किसको, वी मैक्स को। तो जो अगर हम डिवाइड करेंगे तो क्या हो जाएगा आपका, ये नॉन कॉम्पिटिटिव इनहिबिशन बन जाएगा।
तो डिवाइड करना पड़ेगा। कैसे करें, तो देखिए यहाँ पर लास्ट पीछे तो मैंने आपको बता दिया इसका फॉर्मूला में यहाँ पर कैसे डिवाइड करना है। अब यहाँ पर समझते हैं कि यहाँ पर अल्फ़ा कहाँ लगाना है। तो देखो वी मैक्स यहाँ पर है और हमने यहाँ पर देखा है कि वी मैक्स जो है वहाँ नीचे की तरफ है, ये देख सकते हैं आप, इधर लेज़र से पॉइंट आउट कर रहा हूँ। वी मैक्स डिवाइडेड बाई अल्फ़ा, क्या है, वी मैक्स डिवाइडेड बाई अल्फ़ा। तो वही हमें काम यहाँ पर करना है, यहाँ पर भी हमें वी मैक्स डिवाइडेड बाई अल्फ़ा करना पड़ेगा। तो वो मैं करने जा रहा हूँ। तो अगर मैं अल्फ़ा यहाँ पे लिखता हूँ तो ये थोड़ा सा अजीब सा लगेगा, ठीक है। तो इसलिए हम क्या करेंगे, इसको ऊपर लिख देंगे, क्योंकि डिवाइड होने, क्योंकि वी मैक्स बाई अल्फ़ा ऊपर जाएगा तो यहाँ पर आ जाएगा, ठीक है। इसी तरीके से इस वी मैक्स को भी अल्फ़ा से डिवाइड करेंगे तो इसका भी अल्फ़ा कहाँ चला जाएगा बच्चों, ऊपर चला जाएगा। तो मैं 1 को हटा रहा हूँ और इसकी जगह पे क्या आ जाएगा बच्चों, अल्फ़ा आ जाएगा। तो देखिए हमने फॉर्मूला ड्राइव कर लिया, कुछ भी नहीं करा है, बस हमें ये देखना है कि पुरानी वाली इक्वेशन में अल्फ़ा पर लगाना है, बस इतना ही याद रखने वाली बात है। तो हमने जो इसका फॉर्मूला फाइंड आउट किया है वो है 1/v इक्वल्स टू के एम अल्फ़ा वी मैक्स एस प्लस अल्फ़ा बाई वी मैक्स, ठीक है। यहाँ तो कोई डाउट नहीं होना चाहिए आप लोगों को। अब बस मैं आपको दिखाते हैं। अब हमें या जैसे कि आप लोगों को बताया था कि किस तरीके से आपको प्लॉट करना है ग्राफ। तो प्लॉट में क्या होता है, y इक्वल्स टू एम एक्स प्लस सी। तो देख सकते हैं अल्फ़ा भी कांस्टेंट है और वी मैक्स भी कांस्टेंट है, यानी कि ये हो गया आपका इंटरसेप्ट। ये क्या है आपका इंटरसेप्ट, तो ये आ गया आपका इंटरसेप्ट, ये वाला ये देखिए बच्चों, ये वाली जो लाइन है वो बिना जी, ये तब है जब आपका कोई इनहिबिटर प्रेजेंट नहीं है, यानी कि इसको रिप्रेजेंट कर रही है सिंपल ये वाला जो है। और ये तब है जब यहाँ पे इनहिबिटर की कंसंट्रेशन आपने 0 से बढ़ा दी है, यानी कि अब इनहिबिटर प्रेजेंट है। तो इनहिबिटर यहाँ पे प्रेजेंट है, इसका मतलब ये है। तो जब इनहिबिटर प्रेजेंट है तो क्या हो जाएगा वी मैक्स, तो ये हो जाएगा अपेरेंट वी मैक्स। क्या हो जाएगा बच्चों, अपेरेंट वी मैक्स। लेकिन जब आपका 0 है एंजाइम मतलब ये इनहिबिटर कंसंट्रेशन, तो उसके केस में क्या है 1/Vm है। कोई डाउट है यहाँ तक, तो यानी कि इस वीडियो इसमें क्या है चेंज आया, इसमें आप देख सकते हैं क्लियरली वी मैक्स की वैल्यू चेंज हो गई है। पहले वी मैक्स यहाँ 1/V मैक्स यहाँ था, अब यहाँ पर आ गया है जब एंजाइम इनहिबिटर की कंसंट्रेशन डाली है। और ऊपर जाने का मतलब ये नहीं है कि इंक्रीज हो रहा है, ऊपर जाने का मतलब ये है कि वी मैक्स डिक्रीज हो रहा है। क्यों हो रहा है बच्चों, क्योंकि ये वी मैक्स नहीं है यहाँ पर, ये क्या है 1/V मैक्स है। तो 1 से किसी की भी वैल्यू को डिवाइड करोगे, 1 से अगर किसी बड़ी वैल्यू को डिवाइड करोगे तो आंसर आएगा छोटा, ठीक है। तो याद रखिए वी मैक्स किसी बड़ी वैल्यू से डिवाइड करेंगे 1 को तो आंसर छोटा आएगा। क्लियर है, यहाँ तक कोई डाउट तो नहीं है। और अगर जितनी छोटी वैल्यू से डिवाइड करोगे वी 1 को, उतना ही आंसर बड़ा आएगा। तो वी मैक्स अपेरेंट जो है, वी मैक्स अपेरेंट क्या है, एक छोटी वैल्यू है, क्योंकि हमने देखा कि वी मैक्स की वैल्यू क्या हो जा रही है, डिक्रीज हो जा रही है। तो एक छोटी वैल्यू है, तो इसकी वजह से जो आंसर आएगा 1/V मैक्स अपेरेंट वो ज़्यादा होगा, ठीक है, और एज कंपेयर टू दिस वन। क्लियर, यहाँ तक कोई डाउट तो नहीं है। तो ये आपने सी आइडेंटिफाई कर लिया। अब आपको आइडेंटिफाई करना है वाई तो आपको पता ही है, ये 1/V क्या हो जाएगा वाई। क्यों होगा ये वाई, क्योंकि ये एक वेरिएबल है और ये अकेला है। सी ये कांस्टेंट, ये सी क्यों था, क्योंकि ये कांस्टेंट है और ये अकेला है। और जब आपके कांस्टेंट और वेरिएबल साथ में होते हैं, एम क्या है कांस्टेंट है और एक्स क्या है वेरिएबल है, जब ये दोनों साथ में होते हैं तो आपको पता है कि जो वेरिएबल पार्ट होगा वो तो एक्स होगा और जो कांस्टेंट पार्ट होगा वो स्लोप होगा। तो देखते हैं इसमें आपका कौन सी चीज़ वेरिएबल है, क्या के एम वेरिएबल है, जी नहीं के एम वेरिएबल नहीं है, अल्फा भी वेरिएबल नहीं है, वी मैक्स भी वेरिएबल नहीं है, क्या वेरिएबल है आपका एस। तो 1/S आपका वेरिएबल है, क्या है 1/S आपका वेरिएबल है, तो ये क्या होगा आपका एक्स, ठीक है। तो ये आपका देखिए यहाँ पे एक्स मेंशन कर दिया, एक्स एक्सिस। बाकी क्या बचा है, बाकी बचा के एम अल्फा वी मैक्स। तो ये क्या कहलाए, ये तीनों कांस्टेंट हैं और जब कांस्टेंट किसी वेरिएबल के साथ होता है तो इसका मतलब वो स्लोप को रिप्रेजेंट करता है। किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, स्लोप को। तो इस लाइन का जो स्लोप है, इस लाइन का जो बच्चों स्लोप है वो क्या हो जाएगा अल्फा के एम बाई वी मैक्स, क्या हो जाएगा अल्फा के एम बाई वी मैक्स। और ये जो बच्चों ये जो फॉर्मूला है अल्फा के एम बाई वी मैक्स, ये भी स्लोप का फॉर्मूला है फॉर नॉन कॉम्पिटिटिव। और याद रखिए जो कॉम्पिटिटिव वाला भी है वो दोनों ही सेम है। देखिए यहाँ पर भी क्या है अल्फा के एम बाई वी मैक्स फॉर कॉम्पिटिटिव टाइप इनहिबिशन।
तो दोनों केस में स्लोप तो सेम रहता है, बट क्या चेंज हो जाता है बच्चों, ये आपका इंटरसेप्ट पॉइंट चेंज हो गया। इसके केस में इंटरसेप्ट पॉइंट चेंज हुआ है, उसके केस में इंटरसेप्ट पॉइंट चेंज नहीं होता है। ठीक है, दोनों चीज़ों में अंतर है बच्चों, याद तो आपको रखना ही पड़ेगा, इसमें मैं कुछ नहीं कर सकता हूँ। चलिए अब बात करते हैं अनकॉम्पिटिटिव टाइप इनहिबिशन की। किसकी बात कर रहे हैं, अनकॉम्पिटिटिव टाइप इनहिबिशन की। अभी एक बार तीनों को एक साथ भी समझेंगे ताकि क्लियर हो जाए तीनों के बीच में, आखिर तीनों के बीच में क्या डिफरेंस है, उससे और भी अच्छी तरीके से आपको याद हो जाएगा। तो देखिए सबसे पहले समझ लेते हैं कि ये एक स्पेशल केस हो गया। यहाँ पर क्या है, ये सिर्फ एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स के साथ ही बाइंड करता है आपका इनहिबिटर। तो पहला केस तो हमने वो देखा जिसमें सिर्फ एंजाइम फ्री एंजाइम के साथ बाइंड करता था। फिर नॉन कॉम्पिटिटिव इनहिबिशन मैंने इसलिए पहले बताया क्योंकि वो कॉम्पिटिटिव का जस्ट अपोजिट था, ठीक है। लेकिन उसके केस में क्या है, वो दोनों के साथ बाइंड करता था। बट इस केस में अनकॉम्पिटिटिव में वो इसके साथ तो बाइंड नहीं करता है फ्री एंजाइम के साथ, सिर्फ और सिर्फ किसके साथ बाइंड करता है, एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स के साथ बाइंड करता है। और बच्चों इसके केस में भी इनहिबिटर जो है वो सबस्ट्रेट की एक्टिव साइट पे बाइंड नहीं करेगा। क्यों नहीं करेगा, सिंपल सी तो बात है, अगर वो एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स के साथ बाइंड करता है तो सबस्ट्रेट तो पहले से ही बाइंड है, तो यानी कि सबस्ट्रेट ने तो सबसे पहले ही अपनी एक्टिव साइट को कवर किया हुआ है, तो इसका मतलब इनहिबिटर किसी दूसरी ही साइट पर जाकर के बाइंड करेगा। तो यहाँ पर भी क्या है, बाइंड टू द ES कॉम्प्लेक्स ओनली एट अ लोकेशन अवे फ्रॉम द एक्टिव साइट। यहाँ पर भी इनहिबिटर नो एफिनिटी फॉर एंजाइम इटसेल्फ, यानी कि फ्री एंजाइम के लिए नहीं है। नो एफिनिटी फॉर एंजाइम इटसेल्फ मतलब फ्री एंजाइम के लिए कोई एफिनिटी नहीं है इनहिबिटर की, लेकिन हाँ जब वो सबस्ट्रेट के साथ बाइंड कर लेता है उसके लिए एफिनिटी इसकी है, ES कॉम्प्लेक्स के लिए इसकी एफिनिटी है। ठीक है, यहाँ तक कोई डाउट नहीं होना चाहिए। फिर बात आती है, जैसे कि मैंने आपको बताया था कि दो ही चीज़ हमें देखनी होती है कि Vmax और Km पे क्या असर पड़ रहा है। तो दोबारा से रिकॉल करते हैं, रिप्लाई करने की कोशिश कीजिएगा। Km में क्या चेंज होता है, Vmax या Km, तो आपका आंसर क्या होना चाहिए, क्या चेंज होता है, Km चेंज होता है। उसकी वैल्यू बढ़ती है या कम होती है, तो आपको पता है कि Km वैल्यू इंक्रीज होती है कॉम्पिटिटिव इनहिबिशन में। फिर बात करते हैं नॉन कॉम्पिटिटिव इनहिबिशन में, उसमें क्या चेंज होता है, तो आपका आंसर आना चाहिए Vmax चेंज होता है, और वो डिक्रीज होता है इंक्रीज होता है, तो आपका आंसर आएगा वो इंक्रीज होता है। अब बात करते हैं तो अनकॉम्पिटिटिव इनहिबिशन में क्या होता है, तो बच्चों इसमें दोनों ही चीजें डिक्रीज होती हैं, Vmax भी और Km भी, Vmax भी और Km भी, दोनों ही चीजें यहाँ पर बच्चों डिक्रीज होती हैं। यही याद रखने वाली बात है, सिंपल सा फंडा है कि जो कि Vmax आखिर क्यों डिक्रीज हो रहा है ये मैं आपको बता चुका हूँ, क्योंकि इनहिबिटर को यहाँ पर क्या है, वो बाइंड कर रहा है अदर साइड पे, उस साइड पे बाइंड ही नहीं कर रहा है जिस पे सबस्ट्रेट बाइंड करता है। तो इसका मतलब यहाँ पर क्या है, टोटल एंजाइम कंसंट्रेशन एक तरीके से कम करने की कोशिश करता है, जिसकी वजह से Vmax पर असर पड़ता है। अब बात करेंगे तो ये सारी चीज़ें पता चल गई, और इसी तरीके से यहाँ पर ये भी है कि ये भी आप क्या है, इसको भी आप ओवरकम नहीं कर सकते सबस्ट्रेट कंसंट्रेशन बढ़ा करके। क्यों, क्योंकि वो तो किसी और ही साइड पे बाइंड कर रहा है आपका इनहिबिटर। क्लियर है, कोई डाउट तो नहीं है। तो सिर्फ कॉम्पिटिटिव इनहिबिशन ऐसा है जिसको सबस्ट्रेट कंसंट्रेशन बढ़ा करके ओवरकम किया जा सकता है। तो बात कर रहे थे अब हम इसके फॉर्मूले की, आखिर इसका फॉर्मूला क्या होगा। तो सिंपल सी बात है, सबसे पहले हम अपना जो माइकलसन काइनेटिक्स का फॉर्मूला है उसको लिखेंगे। क्या है, V इक्वल्स टू Vmax S अपॉन, थोड़ा सा गैप लेकर के लिख रहा हूँ ताकि हम ऐड कर पाएँ और मल्टीप्लाई डिवाइड कर पाएँ, Km प्लस S। तो ये है। अब मैंने आपको बताया था कि हमारे पास दो ही चीज़ अवेलेबल हैं, जैसे कि मैं आपको बार बार बोलता रहता हूँ ताकि आपके दिमाग में चीज़ें एक तरीके फिट हो जाएं बिल्कुल, ठीक है। तो अल्फ़ा के साथ या तो आप मल्टीप्लाई कीजिए या फिर अल्फ़ा के साथ आप डिवाइड कीजिए उस चीज़ को, ताकि उसकी वैल्यू इंक्रीज हो या डिक्रीज हो। तो हमें क्या करना है, अभी हमने देखा अनकॉम्पिटिटिव टाइप इनहिबिशन में Vmax और Km दोनों की वैल्यू क्या हो रही है बच्चों, डिक्रीज। क्या हो रही है बच्चों, डिक्रीज हो रही है दोनों की वैल्यू। यही याद रखना है बस इन तीनों टाइप इनहिबिशन में कि किसकी वैल्यू इंक्रीज और किसकी वैल्यू डिक्रीज। तो इन दोनों टाइप के इनहिबिशन में Vmax और Km दोनों की वैल्यू डिक्रीज हो रही है, और डिक्रीज करने का एक ही ऑप्शन है, अल्फा के साथ डिवाइड करो, क्योंकि डिवाइड करने से कम हो जाती है वैल्यू। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, Vmax को भी चेंज करना है क्योंकि Vmax की वैल्यू भी डिक्रीज हो रही है। तो देखिए मैंने इसको अल्फा से डिवाइड कर दिया, इसका मतलब क्या हुआ, अब इसकी वैल्यू कम हो गई है। इसी तरीके से Km की वैल्यू भी डिक्रीज हो रही है, तो इसका मतलब इसको भी अल्फा से डिवाइड करना पड़ेगा। तो ये आपका न्यू Km है और ये आपका न्यू Vmax है, इनको अपेरेंट Vmax और अपेरेंट Km बोलेंगे।
ठीक है, के एम बाई अल्फा और वी मैक्स बाई अल्फा को, ठीक है। और अल्फा का फॉर्मूला आपको पता ही है, हमेशा मैं आपको बताता ही रहता हूँ, मतलब ये कहाँ जा रहे हैं हम, हाँ, अल्फा का फॉर्मूला आपको पता ही है 1 प्लस आई बाई के आई। तो यहाँ पर भी बच्चों इसके केस में भी फॉर्मूला चेंज नहीं होगा, बट याद रखिए इसके केस में के आई क्या होगा बच्चों, इसके केस में के आई, एक मिनट जी, इसके केस में के आई बच्चों ये होगा, क्योंकि यहाँ पर हम बात कर रहे हैं एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स और आई, और जब ये बना लेते हैं एंजाइम सबस्ट्रेट और आई का कॉम्प्लेक्स, तीनों का कॉम्प्लेक्स, ठीक है, तो यहाँ पर के आई ये होगा। क्लियर, यहाँ तक तो कोई डाउट होना नहीं चाहिए, तो अंडरस्टूड है, वेल अंडरस्टूड चीज़ें हैं, ठीक है। तो ये हो गया, के एम पता चल गया, वी मैक्स आपको पता चल गया, और ये अल्फ़ा ही है जो कि मैंने अपने यहाँ पे फॉर्मूले में शो कर दिया है आप लोगों को। तो सारी चीज़ें यहाँ तक क्लियर हो गई हैं। अब बात आती है कि इसका भी बच्चों हमें लाइनवीवर बर्क प्लॉट बनाना पड़ेगा, तो इसका भी हमें फॉर्मूला बनाना पड़ेगा। तो चलिए इसका फॉर्मूला ड्राइव करते हैं और देखते हैं क्या फॉर्मूला बनता है। तो सबसे पहले वही है कि हमें सबसे पहले लिखना पड़ेगा अपना नॉर्मल वाला v इक्वल्स टू वी मैक्स एस के एम प्लस एस। बार बार लिखने से बच्चों चीज़ें दिमाग में फिट हो जाएंगी। आप भी नोटबुक में इसको ड्राइव कीजिए मेरे साथ। क्या करना है, इसको रेसिप्रोकेट करना है, तो रेसिप्रोकेट करेंगे तभी तो आपका आएगा लाइनवीवर बर्क इक्वेशन। तो लाइनवीवर बर्क इक्वेशन में बना रहा हूँ, थोड़ा सा गैप दे करके बनाऊंगा ताकि आपको चीज़ें शो कर सकूँ जो भी हम मॉडिफिकेशन अभी इसके अंदर करने वाले हैं। तो यहाँ पे तो ऐसा आएगा और नीचे भी प्लस में ऐसा आएगा। सिंपल सी बात है, ये चीज़ हमें, ये चेंजेस हमें लाने हैं, वी मैक्स को भी डिक्रीज़ करना है और के एम को भी डिक्रीज़ करना है। ओ एक मिनट, सॉरी गलती कर दी मैंने, यहाँ पर मैंने इसको रेसिप्रोकेट नहीं किया ठीक है कोई नहीं, अभी कर देते हैं। तो यहाँ पे क्या आएगा बच्चों, के एम डिवाइडेड बाई वी मैक्स एस प्लस 1 अपॉन वी मैक्स। ये चीज़ आपको याद हो जानी चाहिए, जितना याद हो जाए जल्दी उतना अच्छा है आप लोगों के लिए अब वही बात है कि वी मैक्स को भी रिड्यूस करना है और के एम को भी रिड्यूस करना है। तो नॉर्मली हमारा जो है ये इक्वेशन ये रहता है लाइनवीवर बर्क प्लॉट का, जो भी हमने ड्राइव किया है यहाँ पर। बट इसके केस में चेंज हो जाएगा, तो हमें वो चेंजेस लेके आने, क्या करना है, वी मैक्स को रिड्यूस करना है। वी मैक्स को कैसे रिड्यूस करेंगे, डिवाइडेड बाई अल्फा कर दिया डिवाइड। यहाँ पर ये जो वी मैक्स है इसको भी डिवाइडेड बाई अल्फा, और के एम को भी रिड्यूस करना है तो के एम को भी डिवाइडेड बाई अल्फा। क्लियर हो गया, यहाँ तक कोई डाउट होना भी नहीं चाहिए। अब सिंपल सी बात है, आप देख सकते हैं ये अल्फा से अल्फा कैंसिल हो जाएगा नहीं हो जाएगा। तो सिंपली हमारे पास इक्वेशन क्या बनेगी, 1 अपॉन वी इक्वल्स टू के एम। मैं ये सारी चीज़ आपको इसलिए करके दिखाता हूँ ताकि आपको चीज़ें रटनी ना पड़े, क्योंकि आप कितना याद करेंगे, हमारे पास बहुत ज़्यादा सिलेबस है। अभी अल्फ़ा ऊपर चला जाएगा बच्चों, ठीक है, ये अल्फ़ा ऊपर चला जाएगा यहाँ पर, तो हो जाएगा अल्फ़ा बाई वी मैक्स। तो हमें कम से कम चीज़ें याद करनी पड़े, उसी के लिए मैं क्या करता हूँ, आपको इस तरीके से समझाने की कोशिश करता हूँ कि आपको सारी चीज़ें समझ में भी आ जाएं, आप खुद से एबल हो जाएं वहाँ पर किसी चीज़ को फॉर्मुलेट करने में, फॉर्मूला उसका ड्राइव करने में। बिन तो कम से कम फॉर्मूला आपको याद करने पड़े, यही मेरी स्ट्रेटजी रहती है कि कम से कम फॉर्मूले बट ज़्यादा से ज़्यादा नॉलेज आपको होनी चाहिए, ठीक है। तो अब हम बात करेंगे इसका, तो ये इक्वेशन जो हमने ड्राइव करी है वो ये यहाँ पर लिख दी है हमने पहले से ही। अब आपको सिंपल सी बात है, इसका प्लॉट बनाना पड़ेगा। प्लॉट बनाने के लिए वही फॉर्मूला y इक्वल्स टू एम एक्स प्लस सी। जैसे कि मैंने आपको बताया, सी क्या है, एक इंटरसेप्ट कांस्टेंट है, और कांस्टेंट हमेशा क्या होता है बच्चों, अकेले होता है। तो ये देखिए ये वाला अकेला है, और ये सारी चीज़, ये भी कांस्टेंट है और ये भी कांस्टेंट है। इसका मतलब ये क्या है, इंटरसेप्ट को रिप्रेजेंट कर रहा है, यानी कि यहाँ पर हमारा ये आएगा वी मैक्स, क्या आएगा, अल्फा बाई वी मैक्स। तो हम देख सकते हैं यहाँ पे वी मैक्स क्या है, हमारा चेंज हुआ है और इसकी वैल्यू क्या हुई है, डिक्रीज हुई है, ठीक है। दूसरा, ये अकेला है और वेरिएबल है, जो अकेला और वेरिएबल होता है वो क्या होता है, वाई, तो यहाँ पर ये वाई लिख दिया। अब हमारे पास ये कांस्टेंट और ये वेरिएबल, जो वेरिएबल कांस्टेंट के साथ होता है वो एक्स एक्सिस को रिप्रेजेंट करता है। तो यहाँ पर इसके केस में जो वेरिएबल है वो 1/s है, तो यानी कि एक्स है, एक्स को रिप्रेजेंट करेगा। और ये आपके के एम वी मैक्स यहाँ कांस्टेंट है, यानी कि स्लोप को रिप्रेजेंट करेंगे। किसको रिप्रेजेंट करेंगे बच्चों, स्लोप को। तो ये देखिए पहला ऐसा केस है इनहिबिशन का जिसमें हमारा स्लोप चेंज नहीं हो रहा है। ध्यान रखिए, ये पहला हमारा केस ऐसा है जिसमें स्लोप चेंज नहीं हो रहा है। स्लोप पहले भी के एम बाई वी मैक्स था,
अभी भी Km बाई वी मैक्स है, बट वी दोनों की वैल्यू डिक्रीज हुई है। किसकी? आप देख सकते हैं यहाँ पर वी मैक्स की वैल्यू डिक्रीज होगी और Km की वैल्यू भी डिक्रीज हो रही है। क्यों हो रही है? देखो ये क्या है, रेसिप्रोकल केस है। कैसा है? रेसिप्रोकेट केस है। अगर हम बात करें कि अगर मैं कहूँ कि Km की वैल्यू डिक्रीज हो रही है, तो Km की वैल्यू अगर डिक्रीज होगी तो ओवरऑल जो वैल्यू है 1/Km की वो इंक्रीज होगी। आ रही है ना बस आपको समझ में? तो Km की वैल्यू यहाँ पर नेगेटिव और यहाँ पर जीरो, तो ये देख सकते हैं आप, ये किधर की साइड जा रहा है? जीरो की साइड जा रहा है, पॉजिटिव साइड जा रहा है, एक तरीके से नेगेटिव से पॉजिटिव। इसका मतलब इसकी वैल्यू, इस ओवरऑल की वैल्यू इंक्रीज हो रही है। अगर ओवरऑल की वैल्यू इंक्रीज हो रही है इसका मतलब Km की वैल्यू क्या हो रही है? डिक्रीज। यही केस जो है आपका इस पे अप्लाई होता है। किस पे अप्लाई होता है? ये अल्फा वी मैक्स पर। तो अल्फा वी मैक्स पे आप देख सकते हैं कि वी मैक्स जो है आपका वो डिवाइड में है। तो मैं आपसे सिंपल सी बात कह सकता हूँ कि ये वी मैक्स है, अल्फा वी मैक्स। अगर वी मैक्स की वैल्यू डिक्रीज होगी, जो कि होती है किसमें? अनकॉम्पिटिटिव इनहिबिशन में। यहाँ पर वी मैक्स की वैल्यू डिक्रीज होगी तो ओवरऑल वैल्यू क्या होगी इसकी? इंक्रीज होगी, क्योंकि डिवाइड कर रहे हैं ना, छोटी वैल्यू से डिवाइड करेंगे तो आंसर बड़ा आएगा। अगर नीचे बड़ा वी मैक्स बढ़ता तो इसकी ओवरऑल वैल्यू क्या हो जाती है? डिक्रीज। बट हमारे केस में वी मैक्स कम हो रहा है तो ओवरऑल वैल्यू क्या हो रही है? इंक्रीज। ओवरऑल वैल्यू इंक्रीज हो रही है, इसलिए आप देख सकते हैं पहले यहाँ पर था जब इनहिबिटर प्रेजेंट नहीं है, अब यहाँ पर पहुँच गया है, अब यहाँ पर चला गया है। तो जैसे जैसे आप इनहिबिटर की कंसंट्रेशन बढ़ा रहे हैं वैसे वैसे इस ओवरऑल की वैल्यू तो बढ़ रही है, बट ओवरऑल बढ़ने से क्या होता है? वी मैक्स की वैल्यू तो कम हो रही है ना। क्लियर है? क्योंकि वी मैक्स 1/, है। ये चीज़ मैं आपको एक्सप्लेन करना चाह रहा था। आई होप आपको ये चीज़ें क्लियर हुई होंगी। नहीं हुई हैं तो आप कमेंट बॉक्स में बताइए कि जो आपने यहाँ पे बताया वो हमें क्लियर नहीं हुआ। मैं कोशिश करूँगा कि आपको फिर से एक्सप्लेन करूँ एक बार किसी और मेथड से। तो वैसे ये सब चीज़ें ऐसी ही रहेंगी, इसमें कोई चेंज आने वाला है नहीं। ठीक है, अब जो है अभी तक आपको समझ में आया हो या ना आया हो, बट अभी आपको मैं कोशिश करूँगा यहाँ पर इसके थ्रू, अब इसको समझिए और इसी के थ्रू आपके क्या है सारे डाउट आपके क्लियर हो जाएंगे। बट इससे पहले एक हमारा रह गया बस, ये सबस्ट्रेट इनहिबिशन, इसको भी कवर कर लेते हैं। इसमें ज़्यादा कुछ है नहीं, ये तो बस आपको पढ़ना है खुद से ही कि एक स्पेशल केस है किसका? अनकॉम्पिटिटिव इनहिबिशन का। किसका केस है? अनकॉम्पिटिटिव। अनकॉम्पिटिटिव में क्या होता है? अभी देखा कि ES कॉम्प्लेक्स एक्स के साथ एक और, मतलब यहाँ पर क्या होता है बच्चों कि अनकॉम्पिटिटिव इनहिबिशन में क्या था? यहाँ पे इनहिबिटर प्रेजेंट था, बट सबस्ट्रेट इनहिबिशन में क्या है? सबस्ट्रेट खुद के ही इनहिबिशन को इनहिबिट करने लगता है। जो सबस्ट्रेट है उस एंजाइम के लिए वो खुद के ही काइनेटिक्स को इनहिबिट करने लगता है, तो उस केस को कहते हैं सबस्ट्रेट इनहिबिशन। जैसे कि आप यहाँ देख सकते हैं। ठीक है, नॉर्मली यहाँ पे क्या था? ESI था, जो हमने पीछे पढ़ा था केस अनकॉम्पिटिटिव का, अभी उसमें क्या था? ESI, बट यहाँ पे I क्या है? S है, तो इसलिए यहाँ पे इसको लिखा ES2। होता क्या बच्चों? हाई सबस्ट्रेट कंसंट्रेशन कैन इनहिबिट एंजाइम एक्टिविटी इफ मोर देन वन सबस्ट्रेट मॉलिक्यूल बाइंड्स टू एन एक्टिव साइट। अगर एक से ज़्यादा सबस्ट्रेट मॉलिक्यूल बाइंड कर जाए एक्टिव साइट पे, ठीक है, जो कि बनी है सिर्फ एक के लिए। If the resulting enzyme substrate complex is unreactive, the rate of enzyme reaction is reduced। तो सिंपल सी बात है, सभी के केस में ऐसा नहीं होता है, ये कुछ एंजाइम के केस में होता है। तो यहाँ पर क्या होगा कि सबस्ट्रेट, ये जो रिएक्शन है एक बार एक ऐसी कंसंट्रेशन होगी सबस्ट्रेट की, बच्चों ध्यान से समझना, एक ऐसी कंसंट्रेशन होगी सबस्ट्रेट की जहाँ पर आपका मैक्सिमम होगा। क्या होगा? मैक्सिमम। आपका जो रेट है वो मैक्सिमम होगा, यानी कि वी मैक्स होगा। वी मैक्स रेट क्या होगा? मैक्सिमम होगा। एक ऐसी सबस्ट्रेट कंसेंट्रेशन आएगी, लेकिन अगर आपने उस सबस्ट्रेट कंसेंट्रेशन से ज़्यादा इंक्रीज कर दिया सबस्ट्रेट की कंसेंट्रेशन को, तो वो ही सबस्ट्रेट खुद की ही मतलब अपनी खुद की काइनेटिक रेट को क्या करने लगेगा? एंजाइम कैटालाइज रिएक्शन को इनहिबिट करने लगेगा। किस केस में? जब आप उसकी S मैक्सिमम कंसेंट्रेशन से एक्सीड कर देंगे सबस्ट्रेट कंसेंट्रेशन को, उस केस में वो सबस्ट्रेट अपनी खुद की कैटालाइज रिएक्शन को क्या करने लगेगा? इनहिबिट करने लगेगा, और एक अनकैटालाइज, वो क्या कहते हैं, अनकॉम्पिटिटिव इनहिबिशन आपका होने लगेगा। ठीक है, और इस टाइप को सबस्ट्रेट इनहिबिशन आपको बोलते हैं, ये आपको बता ही दिया है। यहाँ तक क्लियर होना चाहिए आपको बच्चों। अब ये क्या है? दो होते हैं K1 K2। K1 क्या है? K1 नहीं बच्चों, ये वाला
इधर यहाँ पर जो आपका K1 ये ES और ES और ये ES इसको मतलब ज़्यादा इसको मतलब समझना नहीं है, बट आप ये तो फॉर्मूला याद रख लीजिए, एस मैक्स अंडर रूट KM बाई K1 प्लस K1 इंटू K2 का अंडर रूट। ये एस मैक्स कैसे निकालेंगे ये उसका फॉर्मूला है, इसको याद कर लीजिए। और अभी ये भी आपको याद करना पड़ेगा, इसमें मैं कुछ नहीं कर सकता, ठीक है। तो ये तो आपको याद ही करने पड़ेंगे, इसमें मैं कुछ नहीं कर पाऊँगा, ठीक है। और क्या बताना है इसमें आपको कि ये आपको पता ही है, जब भी हम रेट कांस्टेंट निकालते हैं तो ऊपर हम सबस्ट्रेट रखते हैं, नीचे हमारा प्रोडक्ट होता है, ठीक है। तो इसका मतलब ये जो K1 है वो यह इस वाली रिएक्शन के लिए है, फर्स्ट वाला जो स्टेप है ES से ES फॉर्मेशन, ठीक है। और सॉरी प्रोडक्ट को ऊपर रखते हैं, मैंने उल्टा बता दिया आप लोगों को। केस के केस में क्या होता है बच्चों, प्रोडक्ट को ऊपर, जब आप किसी चीज़ का रेट निकालते हैं तो उसके प्रोडक्ट को ऊपर रखते हैं और सबस्ट्रेट कंसंट्रेशन को नीचे रखते हैं। तो यहाँ पर क्लियर है कि ये वाला जो K1 है वो अपोजिट डायरेक्शन के लिए है, इधर के लिए, इसके ब्रेकडाउन के लिए। और ये वाला है आपका ESS, तो ESS नीचे क्या आपका सबस्ट्रेट है और ये इस डायरेक्शन के लिए है K2, ठीक है क्लियर। तो इन दोनों का क्या है K1 K2 अंडर रूट में अगर आप निकालेंगे तो, ठीक है। यहाँ तक कोई डाउट आपको नहीं होना चाहिए। एक्चुअली क्या है बच्चों, ये फोटो मैंने कहीं और से लिया होगा, तो वहाँ पे K1 को KM से रिप्रेजेंट किया गया है और यहाँ पर जो K2 है उसको KS से रिप्रेजेंट किया गया है, बस इतना ही है। आप कंफ्यूज मत होइए कि KM और KS क्या है, एक्चुअली K1 K2 ही है। और मैंने यहाँ पे इसलिए मेंशन भी कर दिया कि K1 कौन सा है और K2 कौन सा है, कहाँ पर है, किसके लिए है, क्लियर। तो इससे कंफ्यूज मत होइएगा, जैसे कि मैंने आपको बताया बायो केमिस्ट्री और इसका थोड़ा डिफरेंस होता है बायो प्रोसेस का, तो फोटो मैंने कहीं से लिया होगा, उसकी वजह से आपको ये ऐसे दिख रहा है। फॉर्मूला ये बच्चों आपको जरूर याद कर लेना, V इक्वल्स टू वी मैक्स डिवाइडेड बाई 1 प्लस K1 बाई एस प्लस एस बाई K2, ये तो आपको याद करना पड़ेगा। इसमें मैं आपको नहीं बता पाऊँगा कुछ भी, क्योंकि बताएंगे तो फिर दिमाग आपका ख़राब हो जाएगा मैं नहीं चाहता आपको ज़्यादा चीज़ें याद करनी पड़े, मतलब फिर भी आपको ये करना ही पड़ेगा। तो देखिए प्लॉट भी इंपॉर्टेंट है, ये आपका सबस्ट्रेट इनहिबिशन का प्लॉट है, जिसमें आप देख सकते हैं क्लियरली ये विदाउट सबस्ट्रेट इनहिबिशन, आपको पता ही है इसी तरीके से जाता है कर्व, ठीक है। वी और टी, वी और एस का जो हमने देखा था ना, माइकलसन मेंटन प्लॉट किस तरीके से जाता है, ऐसे ही जाता है। यहाँ पर एक वी मैक्स अचीव हो जाता है, ठीक है। तो ये वही प्लॉट है, बट जब हम सबस्ट्रेट इनहिबिशन की बात करते हैं तो एक कंसंट्रेशन आती है एस मैक्स, जहाँ पर आपका ये जो है मैक्सिमम रेट अचीव हो जाता है, यानी कि वी मैक्स अचीव हो जाता है। लेकिन अगर आपने इससे ज़्यादा सबस्ट्रेट कंसंट्रेशन बढ़ा दी तो सबस्ट्रेट इनहिबिशन स्टार्ट हो जाएगा, जिसकी वजह से अब ये आपका जो रेट है एंजाइम कैटालाइज रिएक्शन का जो रेट है वो कम होने लगेगा। तो ये सिर्फ इतना ही बताना था। देखिए इसके ऊपर एक क्वेश्चन भी आया हुआ है, ये आपका बहुत पुराना क्वेश्चन है, तो इसलिए इसके ऊपर आपको ज़्यादा इतना डरने वाली बात नहीं है। अगर याद होता है फॉर्मूला तो करिए, नहीं होता तो उसको छोड़ दीजिए, ज़्यादा अपने बर्डन देने की जरूरत नहीं है अपने ऊपर। फिर भी मैं आपको इसका सॉल्यूशन बता देता हूँ कि इसका सॉल्यूशन क्या है। हाँ ये है 1 प्लस K1S प्लस एस बाई K2, तो ये हमारा फॉर्मूला होता है सबस्ट्रेट इनहिबिशन के लिए। तो देखिए क्या है, क्वेश्चन आया एन एंजाइमेटिक रिएक्शन इज डिस्क्राइब्ड बाय द फॉलोइंग रेट, तो उन्होंने ये रेट दिया हुआ है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग कंपोनेंट कर्व रिप्रेजेंट दिस एक्सप्रेशन, तो ये क्वेश्चन पूछा गया है। तो देखिए अब ये क्या है कि पता नहीं चल रहा है कि आखिर ये है किसका, मतलब हमें तो पता नहीं चल रहा है, आपको पता चल रहा है तो अच्छी बात है। तो लेकिन ये क्या है बच्चों, सबस्ट्रेट इनहिबिशन का ही है, क्योंकि ऑब्वियस सी बात है उसके क्वेश्चन के उस टॉपिक के नीचे डाला है तो उसी का ही होगा। और ये इसी फॉर्मूले से ड्राइव किया गया है, कैसे ड्राइव किया गया है, V इक्वल्स टू वी मैक्स। और जैसे कि मैंने अभी आपको बताया था थोड़ी देर पहले कि इन्होंने Km का यूज़ किया, किसका यूज़ किया बच्चों, Km का और Ks का। और मैंने अभी आपको बताया था कि K1 जो है यहाँ पर मैंने अभी आपको बताया था पीछे कि Km जो है आपका K1 है और Ks जो है वो आपका K2 है, ये मैंने आपको बताया था। इस यहाँ पे भी आप देख सकते हैं, इससे भी आपको क्लियर हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर मैं उन्हीं K1 K2 की जगह से वो यही लिखने जा रहा हूँ KMS, और यहाँ पर भी लिखने जा रहा हूँ आपका S बाई K2, ओ सॉरी KS, ठीक है। तो पॉसिबली Km और Ks को याद कर लीजिएगा, K1 K2 को रहने दीजिएगा। जब क्वेश्चन में अगर इस टाइप से आया तो इसको इसी तरीके से, बहुत डिपेंड करता है कि वो किस सब्जेक्ट में से वो क्वेश्चन दे रहे हैं, बायो केमिस्ट्री से या बायो प्रोसेस से। अब कुछ नहीं करना है बच्चों, इसका हमें क्या करना है कि एक
एलसीएम ले लेना है। एलसीएम आपको आता होगा लेना, तो इसका एलसीएम लेंगे तो बच्चों नीचे आएगा एस के एस, ठीक है। ये है ना दोनों चीज़ें, इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन ही तो आएगा नीचे। अब 1 के केस में देखेंगे तो इसके लिए क्या आ जाएगा, तो इसके लिए आ जाएगा 1 के एस प्लस, इसके केस में देखेंगे तो एस से एस कैंसिल हो जाएगा, बचेगा के एस और ऊपर के एम भी है तो के एम इंटू के एस आ जाएगा यहाँ पर, प्लस इसके केस में देखेंगे तो के एस से के एस कैंसिल हो जाएगा, एस से एस के मल्टीप्लाई करेंगे तो एस स्क्वायर हो जाएगा, ये आ गया, ठीक है। अब ये जो एस बाई के एस है वो बच्चों कहाँ चला जाएगा, आपका ऊपर चला जाएगा। और इन्होंने एक और स्टेप भी लिया है बच्चों, तो वो भी मैं अभी आपको दिखा देता हूँ। तो यहाँ पर ये आ गया एस के एस और नीचे आ जाएगा एस के एस प्लस के एम के एस प्लस एस स्क्वायर। और बच्चों इन्होंने एक स्टेप और आगे ले गए हैं इसको, उसके लिए इन्होंने क्या करा है कि ये जो एस, ये एस स्क्वायर और ये जो के एस है इसमें से एस कॉमन लिया है, ठीक है। और सॉरी ये नहीं, इन्होंने के एम बाई के एस, इन्होंने क्या करा है बच्चों, इसके केस में इन्होंने ये के एस कॉमन ले लिया है। क्या ले लिया बच्चों, के एस को कॉमन ले लिया है, ना कि एस को, के एस को कॉमन ले लिया है। अब इसके लिए जगह कहाँ पर बनाए, ऊपर ही बना लेते हैं, तो गिव मी अ सेकंड, यहाँ पे लिखेंगे इसको, तब यहाँ से ये हमारे वापस, नॉट अ प्रॉब्लम। सो v इक्वल्स टू, ध्यान से देखिएगा, कॉमन लेने जा रहा हूँ मैं, वी मैक्स एस के एस, और नीचे मुझे क्या करना है, के एस को कॉमन लेना है, इस पूरे में के एस को कॉमन लेना है। तो जब मैं के एस को कॉमन ले लूँगा तो अंदर क्या आएगा बच्चों, इसकी बात करेंगे तो यहाँ से तो आएगा सिर्फ एस प्लस इस के एम, और के एस की बात करेंगे तो बचेगा सिर्फ के एम। और जब एस स्क्वायर की बात करेंगे तो बच्चों यहाँ पर तो के एस है ही नहीं, तो यहाँ पर अगर के एस नहीं है तो इसको डिवाइड करना पड़ेगा, तो ये आ जाएगा, क्योंकि उसको लाना तो है ही कहीं ना कहीं से। अब आपको सोच रहे होंगे के एस कैसे आ गया, मल्टीप्लाई कर दीजिए, जब आप के एस की इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो के एस से के एस कैंसिल हो जाएगा, इसीलिए वहाँ पर लिखा गया है डिवाइड में। तो आपका ओवरऑल फॉर्मूला क्या है, ये आपका ड्राइव हो गया। इसका मतलब ये है, ये के एस से कैंसिल हो जाएगा और उसके बाद आपका डायरेक्ट ये फॉर्मूला बन जा रहा है। इससे आपको क्लियर हो गया है कि ये जो इक्वेशन है वो किसकी है, सबस्ट्रेट इनहिबिशन की है। और सबस्ट्रेट इनहिबिशन का जो हमने अभी कर्व देखा है वो ये वाला नहीं है, ना ही ये वाला है और ना ही ये वाला है। कौन सा है सबस्ट्रेट इनहिबिशन का कर्व, आपका ये वाला है, अभी देखा हमने, ये यहाँ पर पढ़ा है ना, इस तरीके से नीचे जा रहा है। और ये वाला कर्व भी क्या है, पहले ऊपर गया और उसके बाद ये क्या, एक मिनट, ये वाला कर्व नहीं है बच्चों, सॉरी ये वाला भी नहीं है। ये इसलिए नहीं है बच्चों, यहाँ पे इन्होंने एक और ट्रिक करी है कि जो हमारा पीछे वाला कर्व है बच्चों वो v और s के बीच में है, और जब वो v और s के बीच में है तो उसके केस में वो ऐसा बना हुआ है। बट यहाँ पे क्या है, कर्व इन्होंने s और v के बीच में दिया है। किसके बीच में दिया है बच्चों, s और v के बीच में दिया है। तो s और v के केस में क्या है, कौन सा वाला ठीक होगा, ये अब हमें देखना पड़ेगा। तो इसके केस में बच्चों ए वाला ठीक होगा, जी हाँ ए वाला ठीक होगा, क्योंकि देखो शेप कैसी है, इस टाइप की शेप है, इस टाइप की। तो जहां पर एस है उसकी तरफ क्या है, ग्राफ ओपन है, ध्यान रखिए एस की साइड पे ग्राफ ओपन है। और आप देख सकते हैं यहाँ पर एस की साइड ये वाली है, तो एस की साइड पे ग्राफ ओपन है। यहाँ पर एस की साइड पे ग्राफ ओपन नहीं है, तो ये वाला नहीं है, ना ही ये वाला है, ना ही ये वाला है। इसका मतलब ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट है इसके केस में, क्योंकि ग्राफ हमारा इस साइड पे ओपन होना चाहिए और ये वाला भी इसी साइड पे ओपन है। अब जैसे कि मैंने आपको बताया था कि अब हम इजीली आपको बताऊंगा कि किस तरीके से कॉम्पिटिटिव, नॉन कॉम्पिटिटिव और अनकॉम्पिटिटिव को कैसे याद रखना है। तो देखिए सबसे पहले तो आपको ये फॉर्मूला याद रखना बहुत ज़रूरी है, v इक्वल्स टू वी मैक्स एस के एम प्लस एस, इसी से हमने ड्राइव किया है। इससे इसको कैसे ड्राइव करना है ये भी फिर आपको याद होना चाहिए, कि ये भी मैंने आपको लास्ट वीडियो में एक्सप्लेन किया है। और इससे ये ग्राफ कैसे बनाना है ये भी आपको याद होना चाहिए, ठीक है। अब बात करते हैं कि आखिर हमें कॉम्पिटिटिव इनहिबिशन में क्या याद रखना है। तो सिंपल सी बात है कि हमें ये याद रखना है कि एक तो ये फ्री एंजाइम से बाइंड करता है, ये सब मैंने यहाँ पे डाल दिया है कि क्या चीज़ आपको याद रखनी है। के एम इसमें इंक्रीज होता है, क्या होता है, के एम इंक्रीज होता है, और के एम को इंक्रीज करना है
तो मैंने आपको बताया था अल्फा से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, क्योंकि वैल्यू तभी इंक्रीज होगी जब मल्टीप्लाई करेंगे। तो मैंने मल्टीप्लाई कर दिया, यहाँ पर मल्टीप्लाई हुआ है, इसका मतलब किस चीज़ को अफेक्ट करेगा, इसके स्लोप को अफेक्ट करेगा। तो यहाँ पर जो इसका स्लोप है बच्चों वो क्या हो जाएगा, अल्फा के एम बाई वी मैक्स हो जाएगा। तो ये क्या है, आपका स्लोप है। ठीक है, ये आपका स्लोप हो गया। क्लियर, यहाँ तक कोई डाउट तो नहीं है। ये आपका स्लोप अल्फा के एम बाई वी मैक्स। के एम यहाँ पे चेंज हो रहा है, यही तो बताया है कि के एम इंक्रीज हो रहा है। इसको ओवरकम किया जा सकता है बाई हाई सबस्ट्रेट कंसंट्रेशन। आगे बढ़ते हैं नॉन कॉम्पिटिटिव। इसमें हमने देखा फ्री एंजाइम और ES कॉम्प्लेक्स दोनों को अफेक्ट करता है, और ये जस्ट अपोजिट केस है किसका, कॉम्पिटिटिव इनिबिशन का। तो यहाँ पर Km इंक्रीज होता है तो यहाँ पे Vm डिक्रीज होता है, जस्ट अपोजिट। देखो इंक्रीज का भी डिक्रीज आ गया, Km की जगह Vmax आ गया, तो इतना ज़्यादा अपोजिट है। इसको कैन नॉट बी ओवरकम बाय हाई सबस्ट्रेट कंसंट्रेशन या ओवरकम बाय हाई सबस्ट्रेट कंसंट्रेशन। तो क्लियर है डिफरेंस बहुत इजीली। अब इसका फॉर्मूला यहाँ पे लिखना पड़ेगा, क्योंकि मुझे बुक्स में मिला नहीं था, तो ये मैं खुद से ही ड्राइव करके आपको बता रहा हूँ यहाँ पर। तो देखिए इसके केस में क्या क्या चेंज हो रहा है, सिर्फ Vmax चेंज हो रहा है। तो Vmax चेंज होने के लिए बच्चों यहाँ पर फॉर्मूला बनेगा अल्फा Km बाई Vmax। अल्फा ऊपर इसलिए लिखा है क्योंकि Vmax डिक्रीज हो रहा है, और डिक्रीज करने के लिए क्या करना पड़ेगा, Vmax को डिवाइड करना पड़ेगा अल्फा से, इसीलिए मैंने यहाँ पर ऊपर लिखा है, डिवाइड में लिखा है, Vmax के डिवाइड में लिखा है मैंने क्या, अल्फा। ये हो गया, प्लस अगर Vmax वहाँ पर डिवाइड हो रहा है तो यहाँ पर भी डिवाइड होगा, तो यहाँ पर भी हमें क्या लिखना पड़ेगा, अल्फा लिखना पड़ेगा। तो ये है इसके लिए फॉर्मूला, और इसके लिए भी आपने देखा हुआ है। तो आपको यहाँ से क्लियर है कि क्या है स्लोप, जो स्लोप का फॉर्मूला यहाँ पर है वही स्लोप का फॉर्मूला यहाँ पर भी है, दैट इज अल्फा के एम बाई वी मैक्स। बट यहाँ पर क्या है आपका, के एम चेंज नहीं हो रहा है, के एम पे कोई चेंज नहीं है, सिर्फ क्या चेंज हो रहा है, वी मैक्स पे चेंज आ रहा है, और वी मैक्स क्या हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है। और कितना है इसका वैल्यू, ये आपका अल्फा वी मैक्स। ठीक है, वी मैक्स। तो ये फॉर्मूला ये याद रखना, ठीक है, ये बहुत ज़रूरी है, मतलब ये किस तरीके से निकालना है फॉर्मूला, ये याद रखना है आपको। फिर ये आते हैं नॉन अनकॉम्पिटिटिव पे। इस पे क्या है, सिर्फ सॉरी ये लीजिए, हाँ। तो ये अनकॉम्पिटिटिव में क्या होता है बच्चों, ये सिर्फ ES कॉम्प्लेक्स के साथ बाइंड आउट करता है, और इसके केस में Vmax और Km दोनों ही डिक्रीज होते हैं, तो दोनों ही डिक्रीज होते हैं, और ये कैन नॉट बी ओवरकम बाय सबस्ट्रेट कंसंट्रेशन। तो जब दोनों ही चीज़ों में डिक्रीज होते हैं तो Km को डिक्रीज करने के लिए नीचे लिखना पड़ेगा अल्फा, Vmax को डिक्रीज करने के लिए ऊपर लिखना पड़ेगा अल्फा, अल्फा से अल्फा कैंसिल हो जाएगा, और यहाँ पर अल्फा डाल ही देंगे क्योंकि Vmax को डिक्रीज करना है। ठीक है, कोई डाउट तो नहीं है। इसके केस में हमने देखा है स्लोप क्या है, स्लोप में कोई चेंज नहीं आया, Km बाई Vmax क्या है, स्लोप, तो इसमें कोई चेंज आया ही नहीं है। आप इनहिबिटरी कंसंट्रेशन कितना ही बढ़ा लीजिए, स्लोप में कोई चेंज नहीं आता है, जो नॉर्मल कंडीशन में होता है वो यहाँ पर होता है। बट क्या चीज़ चेंज हो रही है, यहाँ पे दोनों ही चीज़ें चेंज हो रही है, दोनों की वैल्यू क्या हो रही है, डिक्रीज हो रही है, Vmax की भी और Km की भी। ठीक है, आई होप आपको ये चीज़ें समझ में आई होंगी। बाकी बच्चों ये जो चीज़ें हैं बायो प्रोसेस वो बिना लिखे आपको समझ में नहीं आ सकती, तो जो भी मैं आपको बता रहा हूँ एक बार ज़रूर प्रैक्टिस कर लेना। एक बार भी आप इसको प्रैक्टिस कर लेंगे तो आपको बिल्कुल, एक बार आपने वीडियो देख लिया और एक बार आपने इसको प्रैक्टिस कर लिया, आपको प्रैक्टिस करते हुए पता चल जाएगा कि आप कहाँ पे अटक रहे हो। वो चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट होती है एग्ज़ाम की प्रिपरेशन में। अगर आपको ये नहीं पता कि आप कहाँ पर सॉल्यूशन करते हुए किसी न्यूमेरिकल का कहाँ पर आपको प्रॉब्लम होती है, वो चीज़ अगर आपको नहीं पता है तो गेट में आपको बहुत दिक्कत होने वाली है। तो इसीलिए एक बार आप इनको खुद से सॉल्व करेंगे तो आपको पता चल जाएगा कि आपको प्रॉब्लम कहाँ पर आती है, और फिर आप उसको वीडियो या फिर जो आपने नोट्स बनाए हैं उसके थ्रू आपको समझ में आ जाएगा कि आखिर कि मैं कहाँ पर इस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन क्या है, और वो फिर आपको गेट एग्जाम में हेल्प करेगा कि आखिर अगर इसी टाइप का क्वेश्चन आ जाए तो आप उसको कैसे सॉल्व करेंगे। अब जल्दी से आ जाता है क्वेश्चन नंबर 21 पे। तो ये क्या कह रहा है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग ग्राफ रिप्रेजेंट अनकॉम्पिटिटिव इनिबिशन। तो सिंपल सी बात है, जब भी इस टाइप का क्वेश्चन आए तो आपको सबसे पहले माइंड में ये लेके आना है कि इसमें क्या चीज़ चेंज होती है। तो हमने देखा था अनकॉम्पिटिटिव इनिबिशन में दो चीज़ें चेंज होती हैं, वो Km भी चेंज होता है और Vmax भी चेंज होता है, और हमने देखा था दोनों की वैल्यू डिक्रीज होती है। यही देखा था हमने, मैंने कहा है ये आपको याद रखना ही पड़ेगा कि किस टाइप के इनिबिशन में क्या क्या चीज़ें चेंज होती है। कॉम्पिटिटिव में सिर्फ Km इंक्रीज होता है, नॉन कॉम्पिटिटिव में Vmax डिक्रीज होता है, और अनकॉम्पिटिटिव में दोनों ही डिक्रीज होते हैं। तो ऐसा ग्राफ ढूंढ लीजिए जहाँ पे दोनों की वैल्यू डिक्रीज हो रही हो। तो इसके लिए आपको पता होना चाहिए ग्राफ कैसे प्लॉट करते हैं।
तो सबसे पहले आप चाहे तो फॉर्मूला बना सकते हैं इसका, बनाना चाहेंगे क्या? काफ़ी बार बना चुके हैं वैसे हम इसका फॉर्मूला, तो देख लेते हैं यार फिर भी एक बार। तो इसका मैं यहाँ पे डायरेक्ट ही लिख रहा हूँ, नहीं तो फिर काफ़ी बड़ा फॉर्मूला बनाना पड़ेगा, तो मैं डायरेक्ट यहाँ पे लिख दे रहा हूँ। बार बार समझाने से वीडियो का टाइम थोड़ा इंक्रीज़ हो जाता है। तो वी मैक्स, तो यहाँ पर हमें पता है स्लोप चेंज नहीं होता। क्या होता है बच्चों? स्लोप चेंज नहीं होता किस में? इसके केस में अभी देखा ही है अनकॉम्पिटेटिव, तो बार बार नहीं बताऊंगा कि स्लोप चेंज क्यों नहीं हो रहा है। और यहाँ पर आएगा अल्फा वी मैक्स, ठीक है। ये होता है इसका आपका लाइनवीवर बर्क प्लॉट का इक्वेशन। दोनों ही चीज़ों में अल्फा अल्फा होता है, बट अल्फा अल्फा कैंसिल हो जाता है, इसलिए स्लोप चेंज नहीं होता। तो ऐसा देख लीजिए जिसमें स्लोप चेंज नहीं हो रहा हो, तो देखिए यहाँ पर स्लोप इंक्रीज हो गया, ठीक है, यहाँ पर भी स्लोप इंक्रीज हो गया, यहाँ पर भी स्लोप इंक्रीज हो गया। बट यही एक ऐसा केस है जिसमें स्लोप चेंज नहीं हुआ। स्लोप चेंज नहीं हुआ। स्लोप कब चेंज होता है बच्चों? जब एंगल इंक्रीज होता है, टेन थीटा। मैंने आपको बताया था ना स्लोप का मतलब क्या होता है। स्लोप होता है टेन थीटा, यही बताया ना। तो थीटा, अगर थीटा की वैल्यू इंक्रीज होगी तो यहाँ पर ये एंगल है और यहाँ पर भी ये एंगल है, तो दोनों एंगल क्या है बच्चों? सेम है, क्योंकि आप देख सकते हो लाइन क्या है? पैरेलल है। इसका मतलब स्लोप में कोई चेंज नहीं आया, टेन थीटा की चेंज नहीं है। लेकिन अगर हम यहाँ पे बात करें तो इसके केस में एक एंगल तो ये हो गया और एक एंगल ये हो गया, तो आप देख सकते हैं ये ऊपर वाली लाइन का एंगल बड़ा है, तो यानी कि इसका स्लोप ज़्यादा है, क्योंकि स्लोप इक्वल्स टू एम टेन थीटा। तो क्लियर हो गया। तो इसके केस में क्या है आपका? चेंज नहीं हो रहा है स्लोप, इसका मतलब ये क्या है? अनकॉम्पिटिटिव इनिबिशन है। दूसरा, वीमैक्स की वैल्यू चेंज होती है, हाँ आप देख सकते हैं पहले वीमैक्स यहाँ पर था, अब वीमैक्स यहाँ पर है, ठीक है। तो ये चेंज हो गई। इसी तरीके से ये -1/, आपको पता है KM, ठीक है, और यहाँ पर भी -1/KM। तो यानी कि दोनों ही चीज़ों में क्या है, यहाँ पर भी क्या है? वैल्यू चेंज हो रही है KM की। तो अब बाकियों को भी एक बार समझ लेते हैं कि आखिर वो किस किस का ग्राफ को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, तो इससे क्या हमारा प्रैक्टिस हो जाएगा, ठीक है। अगर इस टाइप का क्वेश्चन आता है तो आपको प्रैक्टिस हो जाएगा कि आखिर कौन सा किसका है। तो चलिए देखते हैं, इस वाले ग्राफ को देखते हैं, सी वाले को। तो आंसर तो हमारा ऑप्शन ए है, याद रखिए। इसमें देखेंगे तो क्या है कि वी मैक्स की वैल्यू चेंज हो रही है, वी मैक्स की वैल्यू चेंज हो रही है, तो वी मैक्स चेंज हो रहा है, वी मैक्स चेंज हो रहा है। क्या KM की वैल्यू चेंज हो रही है? नहीं। देख सकते हैं ये क्या होता है? -1/KM होता है ना ये वाला, तो ये चेंज नहीं हो रहा है, तो KM में नो चेंज, KM नो चेंज। आप मुझे बताइए किस टाइप का इनिबिशन है जिसमें वी मैक्स चेंज हो रहा है लेकिन KM चेंज नहीं हो रहा है, ठीक है। तो आपने ये पढ़ा था नॉन कॉम्पिटिटिव इनिबिशन। नॉन कॉम्पिटिटिव इनिबिशन में वी मैक्स तो क्या होता है आपका? डिक्रीज हो जाता है, जो कि यहाँ पे हो भी रहा है, ठीक है। और KM में कोई चेंज नहीं आता, तो यहाँ पे हम देख सकते हैं KM में कोई चेंज नहीं आया। तो इसका मतलब ये क्या है बच्चों? ये ग्राफ है आपका नॉन कॉम्पिटिटिव का। चलिए डी वाले पे आते हैं, डी वाला देखते हैं किसका है। तो डी वाले नहीं, इसको बाद में देखेंगे, इसको देखते हैं पहले बी वाले को। तो बी में क्या है बच्चों? आप देख सकते हैं कि यहाँ पर वी मैक्स चेंज नहीं हो रहा है, क्योंकि जो इंटरसेप्ट होता है वो आपको पता ही है, जो आपका इंटरसेप्ट होता है वो 1/वी मैक्स होता है। तो ये इसकी वैल्यू तो चेंज नहीं हो रही है। किसकी वैल्यू चेंज हो गई यहाँ पे? KS की चेंज हो गई। पहले देखिए दो वैल्यू आ रही है ना KS की, तो इसका मतलब क्या है? आपका ये चेंज हो रहा है, सॉरी KS नहीं KM, ये क्या है आपका? KM चेंज हो रहा है। तो आप मुझे इस टाइप का इनिबिशन बताइए जिसमें KM की वैल्यू यहाँ पर क्या हो रही है? डिक्रीज हो रही है, इंक्रीज हो रही है? KM की वैल्यू यहाँ पे इंक्रीज हो रही है बच्चों, ठीक है। तो KM की वैल्यू इंक्रीज हो रही है, ऐसा कोई इनिबिशन बताइए जिसमें वी मैक्स चेंज नहीं होता और KM की वैल्यू इंक्रीज होती है। तो आपका आंसर आएगा कॉम्पिटिटिव इनिबिशन। सबसे पहला इनिबिशन जो पढ़ा है वो कॉम्पिटिटिव है, जिसमें आपने पढ़ा कि KM की वैल्यू इंक्रीज होती है, ठीक है। और बच्चों आप अगर आपको ये डिफ़िकल्टी होती है ना कि इस एक्सिस में कहाँ पे हम ढूंढे, जैसे ये ग्राफ है, आपको कहाँ पे पता चलेगा कि वी मैक्स कहाँ पे है और KS कहाँ पे है? क्या अगर आपको ये कन्फ्यूज होती है इस टाइप की कि ये वाला KS तो नहीं है, तो ये इसलिए नहीं हो सकता KS, क्योंकि ये वाई एक्सिस जो है वो किसकी है? V0 की है। तो अगर वाई एक्सिस V0 की है तो यहाँ पर रिजल्ट सिर्फ वी मैक्स ही आ सकता है। क्या आ सकता है? वी मैक्स ही आ सकता है। इसी तरीके से जो नीचे एक्स एक्सिस है ये 1/S की है, और आपको पता है एस एक्सिस पे KM आता है, एस एक्सिस पे
के एम आता है। क्यों आता है? क्योंकि आपको पता है के एम क्या होता है, कि आपको दोबारा याद दिला रहा हूँ, के एम होता है आपका सबस्ट्रेट कंसेंट्रेशन व्हेन वी नॉट इक्वल्स टू हाफ वी मैक्स। ये पढ़ा है ना हमने, व्हेन वी नॉट इक्वल्स टू हाफ वी मैक्स, उसके केस में के आपका क्या हो जाता है, के एम इक्वल्स टू एस हो जाता है। ये हमने आपको लास्ट टू लास्ट वीडियो में एक्सप्लेन किया था। ठीक है, इतना क्लियर हो गया। अब ये देख सकते हैं कि ये जो आपका डी वाला ऑप्शन है, इसमें आप ध्यान से देखें तो यहाँ पर कुछ अलग ही खेल चल रहा है ठीक है, तो ये कुछ स्पेशल वाला है। यहाँ पे आप देखेंगे तो के एम भी चेंज हो रहा है और वी मैक्स भी चेंज हो रहा है, और आप देख सकते हैं स्लोप भी इंक्रीज हो रहा है। तीनों चीजें हो रही हैं यहाँ पे। आपका के एम भी चेंज हुआ, 1/km माइनस 1/km, आपका 1/V मैक्स भी चेंज हुआ, और आपका स्लोप भी चेंज हुआ। इस टाइप का तो हमने पढ़ा ही नहीं है, लेकिन बच्चों इस टाइप का जो होता है इसको बोलते हैं मिक्स टाइप इनहिबिशन। क्या बोलते हैं बच्चों इसको? मिक्स्ड टाइप इनहिबिशन। ये नहीं पढ़ना है, ये हमारे लिए इतना इम्पोर्टेंट नहीं है, बट आपको बता रहा हूँ कि जिसमें तीनों चीज़ें चेंज होती हैं वो आपका होता है बच्चों मिक्स्ड टाइप इनहिबिशन। क्या होता है? मिक्स्ड टाइप इनहिबिशन। ठीक है, इन ग्राफ में बच्चों ये एक चीज़ और याद रखना कि ये रेसिप्रोकल प्लॉट है। क्या है? रेसिप्रोकल प्लॉट है। ये नॉर्मल वाले प्लॉट नहीं है जहाँ पे वी एस होता है। तो वी एस में अगर कोई चीज़ ऊपर है तो इसका मतलब वी इंक्रीज हो रहा है। एस, यहाँ पर कोई एस की सबस्ट्रेट कंसंट्रेशन है तो यानी कि एस इंक्रीज हो रहा है, यानी कि इधर जाने पे एस इंक्रीज होता है और इधर ऊपर की तरफ जाने पे वी इंक्रीज होता है। बट ये डबल रेसिप्रोकल प्लॉट है। यहाँ पर 1/V0 ऊपर की तरफ बढ़ रहा है तो V0 जो है वो नीचे की तरफ बढ़ेगा, अपोजिट। याद रखिए, इसलिए इसको बोलते हैं रेसिप्रोकल। यहाँ पे 1/S अगर इस डायरेक्शन में इंक्रीज हो रहा है तो जो S की वैल्यू है वो इस डायरेक्शन में इंक्रीज हो रही है। क्लियर है? इस चीज को याद रखिएगा, ये डबल रेसिप्रोकल प्लॉट है, अपोजिट मीनिंग है इनका। इसीलिए अगर यहाँ पर आपका Vmax, ये आपका एक 1/Vmax है और एक आपका 1/Vmax यहाँ पर है, तो आपका इनमें से कौन सा Vmax ज़्यादा है? ये वाला Vmax ज़्यादा है या ये वाला? तो आपका आंसर आएगा नीचे वाला। क्यों? क्योंकि ये डबल रेसिप्रोकल प्लॉट है, नीचे की तरफ जाने पे V0 की वैल्यू बढ़ेगी। ठीक है, याद रखिएगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। ये बेसिक्स हैं, ये तो आपको समझने ही पड़ेंगे, इसमें मैं कुछ नहीं कर सकता। अगर आपको ये समझ में आते हैं तो अच्छी बात है, नहीं आते हैं तो जो मैंने ये जो आपको बताया है इतना याद कर लीजिए। इतना तो आप याद कर लीजिए कि किस में क्या चीज़ चेंज होती है, किस में क्या चीज़ चेंज होती है, बस इतना याद कर लीजिए। और ये जो मैंने बताया है इस क्वेश्चन को समझ लीजिए। अगर ये क्वेश्चन और ये स्लाइड ये याद कर लिया तो इससे कोई भी क्वेश्चन बन जाए आप कर लेंगे, लेकिन आपको ये एक एक बार ड्रॉ करने पड़ेंगे और इनके फॉर्मूले के साथ मैच करके ड्रॉ करना, फॉर्मूले के साथ मैच करके ड्रॉ करना। खुद से मार्क करना कि स्लोप क्या होगा, वी मैक्स क्या होगा, कि सारी चीज़ें खुद से जब आप मार्क करेंगे तब आपको क्लियर होंगी चीज़ें। ये एक और क्वेश्चन आ गया है, क्वेश्चन नंबर 34। देखिए क्या कह रहा है, ये 2013 में आया था और ये वाला कौन सा आया था? 2015 में आया था। द एक्टिविटी ऑफ एन एंजाइम वाज मेजर्ड बाय वेरिंग द कंसंट्रेशन ऑफ द सबस्ट्रेट। ठीक है, कंसंट्रेशन वेरी कर रही है। तो ये भी क्या है बच्चों? डबल रेसिप्रोकल प्लॉट है, यानी कि लाइनविवर-बर्क प्लॉट है। इन द प्रेजेंस ऑफ 3 डिफरेंट सबस्ट्रेट इनहिबिटर कंसंट्रेशन 0, 2 एंड 4 मिलीमोलर, द डबल रेसिप्रोकल प्लॉट गिवन बिलो सजेस्ट दैट द इनहिबिटर एग्जिबिट। तो आपको फिर से ये बताना है कि किस टाइप का इनहिबिशन है। देखो मिक्स टाइप का इनहिबिशन मैंने अभी आपको बता दिया, जिसमें तीनों चीजें चेंज हो, वो क्या है? मिक्स टाइप इनहिबिशन है, याद रखिएगा इसको। तो देखते हैं इसमें क्या क्या चीजें चेंज हो रही हैं। तो सबसे पहले देखिए ये क्या है? 1/V0 है वाई एक्सिस, तो यानी कि इस एक्सिस पे जो भी इंटरसेप्ट होगा वो क्या रिप्रेजेंट करेगा? 1/Vmax को रिप्रेजेंट करेगा। ये क्या है? सबस्ट्रेट वाली एक्सिस है, इस पे जो भी इंटरसेप्ट होंगे वो किसको रिप्रेजेंट करेंगे? Km को रिप्रेजेंट करेंगे। क्लियर है? अब आप क्लियरली देख सकते हैं यहाँ पर कि Vmax में चेंज नहीं आ रहा है। क्यों? क्योंकि ये वैल्यू सेम है, एक ही पॉइंट्स पे इंटरसेप्ट है सबका। इसका मतलब क्या है? Vmax नो चेंज, नो चेंज। और फिर आपका बचा है Km, तो आप देख सकते हैं चेंज है, और चेंज के साथ आप देख सकते हैं तो 0 पर था यहाँ पर Km, फिर 2 पर ये यहाँ पर आ गया और 4 पर यहाँ पर आ गया। ठीक है, तो यहाँ पर इसकी वैल्यू क्या हो रही है बच्चों? Km की वैल्यू इंक्रीज हो रही है, क्योंकि मैंने आपको बताया है
कि डबल रेसिप्रोकल प्लॉट में जीरो की तरफ जाएंगे वैल्यू इंक्रीज होगी, याद रखिए जीरो की तरफ जाएंगे वैल्यू इंक्रीज होगी क्योंकि अपोजिट है। तो ये के एम इंक्रीज, अब आपको पता ही है कि एक ही टाइप का ऐसा इनहिबिशन है जिसमें के एम की वैल्यू इंक्रीज होती है और वी मैक्स पे कोई चेंज नहीं आता है। तो आप मुझे उसका जल्दी से नाम बता दीजिए क्या है उसका नाम। तो आपका आंसर होगा कॉम्पिटिटिव इनहिबिशन। कॉम्पिटिटिव इनहिबिशन का फॉर्मूला मैं यहाँ पे जल्दी से लिखता हूँ, 1/v इक्वल्स टू, आप भी लिखिए, आप भी लिखेंगे तभी तो प्रैक्टिस होगी, जब तक आप नहीं लिखेंगे तब तक आपको प्रैक्टिस कैसे होगी, ठीक है। तो क्या होता है 1/v के एम, पहले मैं नॉर्मल वाले लिख लेता हूँ मुझे भी बच्चे याद नहीं रहता, तभी तो मैं आपको ये ट्रिक्स बता रहा हूँ कि अगर आप लोगों को भी मेरी तरह चीज़ें याद नहीं रहती हैं, इतने बड़े बड़े फॉर्मूले, तो उनको ड्राइव करना आपको आना चाहिए। और ड्राइव करने की ट्रिक ही तो मैं आपको सिखा रहा हूँ यहाँ पर, कि मैं कैसे याद रखता हूँ, मैंने कैसे ये एग्ज़ाम क्रैक किए हैं, वही ट्रिक मैं आपको यहाँ पे बता रहा हूँ, कुछ नया नहीं है, ठीक है। क्लियर है। अब हमें क्या चेंज करना है इसमें, कॉम्पिटिटिव टाइप इनहिबिशन में के चेंज होता है। के चेंज करने के लिए क्या है, इंक्रीज हो रहा है, तो हमें पता है कि या तो अल्फा से मल्टीप्लाई करो डिवाइड, तो के की वैल्यू इंक्रीज करनी है तो अल्फा से मल्टीप्लाई कर दिया, ठीक है। तो ये फॉर्मूला लिखने से क्या है, हमें चीज़ याद होगी। तो ये वाई एक्सिस है, जी हाँ ये वाई एक्सिस, ये आपका अल्फा बाई के एम वी मैक्स, ये क्या आपका स्लोप है, तो हम देख सकते हैं जी हाँ स्लोप चेंज हो रहा है क्योंकि अल्फा की वैल्यू इंक्रीज हो रही है तो स्लोप क्या है, इंक्रीज हो रहा है। ये आपका 1/v मैक्स क्या है, ये आपका यहाँ पर है, तो इसमें तो कोई चेंज आया ही नहीं है, तो चेंज किस में आया, सिर्फ के एम में चेंज आया है, तो ये क्या है, कॉम्पिटिटिव टाइप इनहिबिशन है। क्लियर। फॉर्मूले लिखने से चीज़ें याद होती हैं, इसलिए लिखा है ताकि आपको याद हो जाए, बाकी सॉल्व तो आपने यहीं से कर लिया होगा कि वी मैक्स चेंज नहीं हो रहा है, के एम चेंज हो रहा है, तो यही चीज़ें याद रखनी है इन सब में। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 14 पर, विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट ट्रू। चलिए देखते हैं, पहली स्टेटमेंट देखते हैं, फर्स्ट स्टेटमेंट क्या कह रही है, give me a second, yes, in competitive inhibition substrate and inhibitor compete for same active site। तो सब आपको पता है कॉम्पिटिटिव इनहिबिशन क्या होता है, जिसमें सबस्ट्रेट और इनहिबिशन सेम एक्टिव साइट के लिए फाइट करते हैं, ठीक है, क्योंकि दोनों को एक ही साइड पे बाइंड करना होता है, तो इसका मतलब पहला ऑप्शन करेक्ट है, इसमें कोई भी प्रॉब्लम नहीं है। नेक्स्ट देखते हैं, एडिशन ऑफ अ लार्ज अमाउंट ऑफ सबस्ट्रेट टू एन एंजाइम कैन नॉट ओवरकम अनकॉम्पिटिटिव, कैन नॉट ओवरकम अनकॉम्पिटिटिव इनहिबिशन। क्लियर सी बात है, हमने पढ़ा है कि सबस्ट्रेट कंसंट्रेशन बढ़ाने से सिर्फ और सिर्फ कॉम्पिटिटिव इनहिबिशन ही ओवरकम किया जा सकता है, ना ही आपका अनकॉम्पिटिटिव, ना ही आपका नॉन कॉम्पिटिटिव, तो इसका मतलब ये स्टेटमेंट भी करेक्ट है। और ट्रांजिशन स्टेट एनालॉग इन एंजाइम, तो बच्चों एनालॉग वाला मैंने आपको अभी नहीं पढ़ाया है, ठीक है, एक एनालॉग टाइप का भी होता है आपका एंजाइम कैटलाइज रिएक्शन, तो उसको अभी देखेंगे, पहले यहाँ देख लेते हैं। और लास्ट वाला जो है कि ये क्या कह रहा है, इन नॉन कॉम्पिटिटिव इनहिबिशन, क्या नॉन कॉम्पिटिटिव इनहिबिशन होता क्या है इसमें, Km of the enzyme for its substrate remain constant as the concentration of the inhibitor increases। तो इसके लिए हमें ये पता होना चाहिए कि आखिर ये जो आपका नॉन कॉम्पिटिटिव इनहिबिशन है उसमें आपका चेंज क्या होता है। तो आप मुझे बताइए नॉन कॉम्पिटिटिव इनहिबिशन में चेंज क्या होता है, तो आपको आंसर देना जरूरी है। अगर आप नहीं सोच रहे हैं तो आप बहुत बड़ा मिस्टेक कर रहे हैं, वीडियो को पॉज कर दिया करो, तो जैसे ही मैं क्वेश्चन पूछा करूँ सोचा करो क्या आंसर हो सकता है उसका, तभी आप गेट एग्जाम क्वालिफाई कर पाएंगे, अदरवाइज नहीं। तो नॉन कॉम्पिटिटिव इनहिबिशन का में क्या चेंज होता है, तो मैंने आपको बताया है कि जो नॉन वाला कॉम्पिटिटिव इनहिबिशन है वो जस्ट अपोजिट है कॉम्पिटिटिव का। कॉम्पिटिटिव में के इंक्रीज होता है, तो नॉन कॉम्पिटिटिव में के पे कोई चेंज नहीं पड़ेगा, उसमें क्या होगा, उसमें आपका वी मैक्स डिक्रीज होता है, वी मैक्स डिक्रीज होता है नॉन कॉम्पिटिटिव में। तो के रिमेन अनचेंज, और यही उसने बोला है कि के ऑफ द एंजाइम फॉर इट सबस्ट्रेट रिमेन कांस्टेंट एज द कंसंट्रेशन इंक्रीजेस। इसका मतलब ये ऑप्शन भी ठीक है। तो लास्ट ऑप्शन जो बच गया है बच्चों आपका, वो है ऑप्शन नंबर सी, जो कि आपसे कह रहा है a transition state analog in enzyme catalyzed reaction increases the rate of product formation। A transition state analog in enzyme catalyzed reaction increases the rate of product formation। ये बच्चों एक फॉल्स स्टेटमेंट है, ठीक है। और आप क्या कर सकते हैं, बस इन्हीं, मैंने जो आपको ये कॉम्पिटिटिव टाइप इनहिबिशन पढ़ाए हैं सिर्फ इन तीन से ही आप इसको आंसर कर सकते हैं, ठीक है।
आपको ये एनालॉग टाइप का पढ़ने के लिए ज़रूरत नहीं है। मैं आपको क्या करूँगा, इसको नोट्स में एक इसकी स्लाइड डाल दूंगा, बाकी इसमें समझाने वाला ऐसा कुछ नहीं है, मतलब ये एक्स्ट्रा ही हो जाएगा आप लोगों के लिए। तो मैं इसको एक क्या है, एक स्लाइड में आपको दे दूंगा PDF नोट्स में, वहाँ से आप इसको पढ़ लीजिएगा, बाकी इसमें कुछ ऐसा है नहीं। तो ये मतलब बहुत ही कम इम्पोर्टेंट है। तो बाकी आप क्या है, देखिए सिर्फ इनहिबिशन समझ कर ही आप इस क्वेश्चन का आंसर कर सकते थे। अब जो बच्चों लास्ट चीज़ बची है, अब देखिए 110 तो 8 हो गया है, लेकिन मैं आज इसको ख़त्म ही कर देते हैं, फिर बार बार का झंझट ख़त्म हो जाएगा। और ये हमारा लास्ट वीडियो होगा एंजाइम काइनेटिक्स के लिए, एंजाइम के लिए। तो यहाँ पर हमें देखना है कि अभी तक तो हम सब पढ़ रहे थे कि रेगुलेशन कैसे है, क्या एंजाइम की काइनेटिक्स होती है, बट क्या है बच्चों, एंजाइम क्या है, प्रोटीन्स हैं। एंजाइम क्या है, मोस्टली प्रोटीन होते हैं। और ये जो प्रोटीन है आपको पता हो तो ये प्रोटीन को डीनेचर किया जा सकता है। क्या किया जा सकता है, डीनेचर किया जा सकता है। बहुत सारे ऐसे सब्सटेंस हैं हमारे पास अवेलेबल, जैसे कि सोप वगैरह, मतलब सोप मतलब डिटर्जेंट वगैरह, ये सारी चीज़ें ये क्या करती हैं, जो वीक इंटरेक्शन है उनको ब्रेक कर देते हैं सारी चीज़ों को। तो उसकी वजह से क्या है, प्रोटीन हमारा डीनेचर हो जाता है। वीक इंटरेक्शन अगर किसी भी तरीके से किसी प्रोटीन का जो है, अगर आप उसको अटैक कर सकते हैं तो आप प्रोटीन को डीनेचर कर सकते हैं। तो प्रोटीन अगर डीनेचर हो सकते हैं तो एंजाइम भी तो प्रोटीन से बने हैं मोस्टली, तो क्या है, एंजाइम भी डीनेचर हो सकते हैं। तो हमें वही पढ़ना है कि अगर एंजाइम डीनेचर हो तो उस टाइम पे कितना एंजाइम हमारा अवेलेबल रहेगा, और या फिर उस टाइम पे हमारा काइनेटिक रेट क्या रहेगा, वो हमें पढ़ना है। तो ये हमारा लास्ट है, एक ही स्लाइड है शायद आपका ये। The enzymes are protein molecules of a complex configuration that can be destabilized by a relatively weak forces, ठीक है। Environmental factor affecting enzyme stability क्या है, टेम्परेचर अफेक्ट करता है, pH भी इफेक्ट करता है, आयनिक स्ट्रेंथ भी अफेक्ट करती है बच्चों, सब कुछ अफेक्ट करता है। मैकेनिकल फोर्स, प्रेजेंस ऑफ डीनेचुरेंट सच एज सॉल्वेंट, डिटर्जेंट, जैसे मैंने अभी आपको बताया। हैवी मेटल्स तो हमने पढ़ ही लिए हैं, ठीक है। तो हैवी मेटल मतलब अब ये क्या है, परमानेंट टाइप का है। ये जो हम पढ़ने जा रहे हैं, ये जो इनहिबिशन है ये आपका इरिवर्सिबल है एक तरीके से। इरिवर्सिबल जो है उसको अब हम यहाँ पे पढ़ रहे हैं कि इरिवर्सिबल टाइप का इनहिबिशन में क्या होता है। अभी तक तो हमने रिवर्सिबल पढ़ा है। तो इरिवर्सिबल में क्या होगा बच्चों, एंजाइम की कंसंट्रेशन एक्चुअली डिक्रीज होने लगेगी, तो उसके केस में हम पढ़ रहे हैं। इन द एक्चुअली डिक्रीज क्यों होगी, क्योंकि अब वो डीनेचर हो गया है। डीनेचर होने के बाद अब वो एंजाइम कैटलाइज रिएक्शन नहीं कर सकता परफॉर्म। In the simplest model of enzyme deactivation, active enzyme EA undergo irreversible transformation to an inactive form EI। तो ये क्या है, अब ये inactive form में कन्वर्ट हो जाएगा अब ये एंजाइम। तो ये क्या है बच्चों, हम पढ़ रहे हैं इरिवर्सिबल वाला आपका इनहिबिशन। तो ये इरिवर्सिबल इनहिबिशन हम पढ़ रहे हैं। तो उसका हमें क्या निकालना है, रेट ऑफ डीएक्टिवेशन इज जनरली कंसिडर टू बी फर्स्ट। इस पर मत जाइए, फर्स्ट ऑर्डर जीरो ऑर्डर ये अभी हमारा फोकस का नहीं है, इसको कभी बाद में कभी बताएंगे क्या होता है फर्स्ट, जीरो और सेकंड, ठीक है। तो ये समझिए, हमें ये फाइंड आउट करना है कि रेट ऑफ डीएक्टिवेशन ऑफ एंजाइम। तो होता क्या है रेट ऑफ डीएक्टिवेशन, यानी कि किस रेट से आपके एंजाइम डीएक्टिवेट हो रहे हैं, या फिर आप कह सकते हैं डीनेचर हो रहे हैं, ये तो है। मैंने आपको बताया था जब भी रेट का वर्ड आ जाए इसका मतलब है कोई चीज़ विद रिस्पेक्ट टू टाइम की बात हो रही है। क्या है रेट का मीनिंग, विद रिस्पेक्ट टू टाइम। जब भी विद रिस्पेक्ट टू टाइम की बात हो, आंख बंद करके dy/dt लिख दीजिए। अब बात आती है कि किस चीज़ का रेट है, बात आती है किस चीज़ का रेट है, तो रेट ऑफ डीएक्टिवेशन, यानी कि डीएक्टिवेशन किसका हो रहा है, एंजाइम का। तो उससे क्या होता है, डीएक्टिवेशन होने से आपको पता है, डीएक्टिवेशन होने से एंजाइम की कंसंट्रेशन कम होती है। क्या होती है, एंजाइम की कंसंट्रेशन कम होती है, यही होता है ना। तो मैं आपको ये तो मैं आपको सिखाता हूँ कि किस तरीके से फॉर्मूले बनाए जाते हैं। तो रेट आपको पता है, रेट का मतलब है विद रिस्पेक्ट टू टाइम। आंखें बंद करी और आपने लिखा dy/dt, गलत मत लिख देना आंखें बंद करके, ठीक है। और ये किसका रेट है, डीएक्टिवेशन का। किसका हो रहा है, एंजाइम का। तो एंजाइम के डीएक्टिवेशन से होगा क्या, एंजाइम के डीएक्टिवेशन से, एंजाइम का अगर डीएक्टिवेशन हो रहा है बच्चों, तो एंजाइम के डीएक्टिवेशन से क्या होगा, डिक्रीज होगी। क्या होगी डिक्रीज, एंजाइम की कंसंट्रेशन, एंजाइम की कंसंट्रेशन डिक्रीज होगी। तो यहाँ पर आएगा एंजाइम की कंसंट्रेशन, और यहाँ पे इन्होंने EA से रिप्रेजेंट किया, तो आप भी EA से रिप्रेजेंट कर लो, कोई ऐसा हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है, बस समझ में आना चाहिए। और नेगेटिव साइन का मतलब बच्चों ये है कि डिक्रीज हो रही है, क्या हो रही है, डिक्रीज हो रही है, इसलिए नेगेटिव साइन उन्होंने यहाँ पे पुट किया है, बाकी और इसका कोई वो नहीं है। अब जैसे कि आपको पता है, जब हम बात करते हैं किसी रेट की, जब हम बात करते हैं किसी
रेट की, तो उस फॉर्मूले में 3 चीज़ें आती हैं। मैंने आपको पहले ही बताया कि रेट में 3 चीज़ें आती हैं। पहला आता है एक तो रेट, फिर आता है आपका रेट कांस्टेंट, और क्या आता है बच्चों रेट कांस्टेंट के अलावा, फिर आता है आपका डिपेंडेंट, यानी कि जिस पे रेट डिपेंड करता है। ठीक है, ये आपको समझाने के लिए बता रहा हूँ मैं सारी चीज़ें, कि 3 चीज़ें होती हैं किसी भी रेट वाली कोई भी आप फॉर्मूला उठा लीजिए जिसमें आप रेट पढ़ रहे हैं, उसमें 3 चीज़ें 100% आपको मिलेंगी, रेट, रेट कांस्टेंट और डिपेंडेंट। ठीक है, रेट कांस्टेंट भले ही चाहे 1 हो जाए, 1 तो होगा ही नहीं कभी, ठीक है, मतलब हो जाए तो बात लगेगा। तो रेट, रेट कांस्टेंट और डिपेंडेंट। तो हमने रेट तो लिख दिया, ये क्या है हमारा रेट है। अब हमें क्या चाहिए, रेट कांस्टेंट चाहिए, रेट कांस्टेंट चाहिए। तो बच्चों इस केस में जो रेट कांस्टेंट है वो होता है के डी। क्या होता है, के डी। तो के डी लिख लेते हैं। और ये के डी आपने वहाँ पे ही पढ़ा होगा बच्चों, जब मैंने आपको बायो प्रोसेस में पढ़ाया था ना, कि सेल ग्रोथ, जब मैंने पढ़ाया था सेल ग्रोथ, तो सेल ग्रोथ में हमने देखा था एक तो होता है न्यू, न्यू तो होता है स्पेसिफिक ग्रोथ रेट कांस्टेंट, और हमने एक देखा था केडी जो होता है डेथ रेट कांस्टेंट फॉर सेल, तो वो था डेथ रेट कांस्टेंट। और यहाँ पर जो केडी है वो इसका एंजाइम का डीएक्टिवेशन रेट कांस्टेंट है। ठीक है, दोनों ही, ये डेथ के लिए है और ये भी एक तरीके से एंजाइम की डेथ के लिए ही यहाँ पे हम बात कर रहे हैं, और न्यू जो था वो ग्रोथ के लिए था। तो यहाँ पे हम डेथ की बात कर रहे हैं तो इसलिए हमने के डी लिखा है जो कि डीएक्टिवेशन बता रहा है। और क्या है डिपेंडेंट, किस पे डिपेंड करता है, तो ये डिपेंड करता है बच्चों इसकी ईए। ईए क्या है बच्चों, आपका एक्टिव एंजाइम कंसंट्रेशन कितना है, इस पे डिपेंड करता है। तो यहाँ पे लिख देते हैं ई ए, या फिर कैपिटल ई ए लिख लो, कुछ भी लिख लो, बात एक है। यहाँ पे भी स्मॉल लिख देता हूँ, कभी आप कंफ्यूज हो बाद में। तो इस पे डिपेंड करता है। अब क्या है इसका, फिर आपको इसको सॉल्व करना पड़ेगा, और सॉल्व करके बच्चों ये इसका बन जाता है फॉर्मूला। तो जैसे कि मैं आपको बता देता हूँ, ये हमारा है डी ई ई ए बाई डी टी इक्वल्स टू के डी और ई ए। ये बच्चों इसका अगर एनालॉग में पढ़ें इसके, तो हम यहाँ पे ले सकते हैं अपना डी एक्स बाई डी टी, यानी कि रेट ऑफ बायोमास फॉर्मेशन इज इक्वल्स टू न्यू, न्यू या फिर, और के डी भी लिख सकते हैं इसकी जगह पे, डेथ रेट कांस्टेंट। बट आपको न्यू वाला याद होगा तो मैं उसको लिख देता हूँ, वैसे न्यू और के डी दोनों ही लिखे जाते हैं। और ये एक्स, तो ये मैंने आपको बायो प्रोसेस में पढ़ाया था, तो आप इनको देखिए। तो इसका भी हमने डेरिवेशन किया था, उसी तरीके से इसका भी डेरिवेशन करेंगे, तो दोनों ही सेम होते हैं। तो सबसे पहले क्या करना है कि डी एक्स वाले टर्म्स को इधर ले जाते हैं, तो यहाँ पे एक्स आ जाता है इक्वल्स टू, ये हो जाता है न्यू डी टी। ठीक है, फिर इसका इंटीग्रेशन करते हैं। इंटीग्रेशन करने पे क्या है, ये यहाँ पे आता है आपका एल एन एक्स, और इसकी लिमिट होती है x0 से xf इक्वल्स टू न्यू और डी टी। ये क्या है, न्यू, न्यू तो कांस्टेंट है, उसका इंटीग्रेशन नहीं हो सकता, और टाइम का करेंगे तो टाइम से ये कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ आ जाएगा t। तो यहाँ पे आ जाएगा एल एन, एक बार अपर लिमिट लिखते हैं और उसके बाद लिखते हैं लोअर लिमिट, ठीक है, माइनस लोअर लिमिट, ये लिख दिया। अब यहाँ पे एक ही साथ लिखेंगे, तो जब भी एल एन माइनस होता है तो उसको डिवाइड में लिख सकते हैं, और अगर ये प्लस होता तो मल्टीप्लाई में लिख सकते थे इन दोनों को। ठीक है, ये क्लियर है। अब एल एन को हटाना है तो एक्सपोनेंशियल लगाना पड़ेगा। ये सब मैं पहले समझा चुका हूँ, इसलिए मैं यहाँ पे दोबारा एक्सप्लेन नहीं कर रहा हूँ कि आखिर ये चीज़ें किस तरीके से हो रही हैं, क्योंकि ये मैं पहले आपको समझा चुका हूँ। तो इस तरीके से आया, तो इसी तरीके से यहाँ पर भी करेंगे। ये टर्म्स को इधर ले आइए, और के डी और डी टी को उधर ले जाइए, फिर दोनों तरफ आपका इंटीग्रेशन चलेगा, दोनों तरफ आपका इंटीग्रेशन चलेगा। तो इसी तरीके से यहाँ पर भी आएगा आपका एल एन, माइनस को अभी मैं बाहर रख रहा हूँ, उसको अभी मैं इंक्लूड नहीं कर रहा हूँ। तो एल एन ई ए, और इसकी भी एक होगी अपर लिमिट और एक होगी लोअर लिमिट। तो इन्होंने जो अपर लिमिट ली है वो नॉट, नॉट से रिप्रेजेंट किया है बच्चों इन्होंने, और सॉरी वो चला गया डिस्प्ले कोई नहीं। तो यहाँ पे आपको डायरेक्ट मैं लिख देता हूँ कि क्या लिखा होता हमने, माइनस डी ई ए बाई डी टी इक्वल्स टू न्यू, ओ सॉरी न्यू नहीं, के डी ई ए, ये था। तो फिर हमने बताया था कि मैंने आपको कि एक साइड ले जाएंगे इसको, तो एक साइड लेके जाएंगे तो ये आ जाएगा डी ई ए इक्वल्स टू, इसको आप खुद से ट्राई कीजिए। अभी आपको बताया ना मैंने बायोमास के लिए बताया ना, तो उसी तरीके से ये भी होगी पूरी की पूरी ड्राइव। कोशिश कीजिए खुद से करने की,
जब तक आप खुद से नहीं करेंगे तब तक आपको इनकी चीज़ों की प्रैक्टिस नहीं होगी। तो माइनस का साइन बाहर चला जाएगा और मैं अंदर का करने के लिए कह रहा था आपसे, ln और EA, और इसका जो इन्होंने इनिशियल लिया है वो E0 है, फाइनल इन्होंने E लिया है, और KD, यहाँ पे KD कांस्टेंट है वो बाहर आ जाएगा और DT अंदर, और इंटीग्रेशन डिफरेंशिएशन कैंसिल, टाइम आ जाएगा सिंपली, और ये हो जाएगा ln। अब मैं डायरेक्ट लिख देता हूँ यहाँ पे, आपको पता ही है किस तरीके से सॉल्व होगा। तो E/E0 इक्वल्स टू KDT, बट ये माइनस में है, माइनस का साइन उधर भेज देंगे। जब आपका माइनस का साइन उधर जाएगा तो ये हो जाएगा माइनस KDT। अब एक्सपोनेंशियल ले लेंगे दोनों साइड, क्यों लेते हैं मैं पहले बता चुका हूँ तो इसलिए मैं नहीं बताऊँगा यहाँ पर। जब एक्सपोनेंशियल लेंगे तो हो जाएगा E माइनस KDT, और यहाँ से फॉर्मूला आएगा E इक्वल्स टू E0 E माइनस KDT। ये मैं आपको पहले बायो प्रोसेस में पढ़ा चुका हूँ, जो आपका इसी लेक्चर सीरीज़ का जो सेकंड पार्ट है उसमें, ठीक है। तो ये फॉर्मूला यहाँ से आया, क्लियर। तो ये आपको मैंने बता दिया कि ये फॉर्मूला कहाँ से आया है। मेन चीज़ जो आपको याद रखनी है, आप ये याद रख सकते हैं, वी मैक्स इक्वल्स टू के कैट ई ए नॉट। ये देखिए क्या है, ये आपको क्वेश्चन में आ रहा होगा कि आखिर ये फॉर्मूला हम बनाएंगे कैसे। तो आपको बनाना नहीं है, मैं आपको बताता हूँ कि आखिर ये कैसे आया है, ठीक है। तो देखिए ध्यान से, हमें पता है कि वी मैक्स होता है, वी मैक्स इज इक्वल्स टू K2 ET, यही हमने पढ़ा है, वी मैक्स इक्वल्स टू K2 ET। लेकिन बच्चों अभी हमने फॉर्मूला ड्राइव किया, हमने फॉर्मूला क्या ड्राइव करा, E इक्वल्स टू E0 E की पावर माइनस KDT। ये हमने फाइंड आउट किया फॉर्मूला भी। एक्चुअली इसको हम प्रॉपरली लिखें तो इसका मतलब ये है E इक्वल्स टू E0 E माइनस KDT। और ये वाला जो है बच्चों, ये आपका टोटल एंजाइम कंसंट्रेशन है, टोटल यानी कि जो उस टाइम पे बचेगी, यानी कि फाइनल बोल सकते हैं इसको, फाइनल एंजाइम कंसंट्रेशन, और ये आपका इनिशियल एंजाइम कंसंट्रेशन, ठीक है। तो अब टोटल तो रहा नहीं, क्यों, क्योंकि आपका एंजाइम कंसंट्रेशन डिक्रीज हो गया। क्यों डिक्रीज हो गया, क्योंकि डीनेचर हो रहा है। तो डीनेचर होने से, क्योंकि एंजाइम का कंसंट्रेशन डिक्रीज हो गया है, तो अब ये ई टोटल नहीं रहेगा। क्या नहीं रहेगा, ई टोटल नहीं रहेगा। अब ये क्या हो जाएगा, अब ये हो जाएगा आपका ई फाइनल। क्या हो जाएगा बच्चों, ई फाइनल। क्यों हो जाएगा ई फाइनल, क्योंकि आपका एंजाइम डीनेचर हो रहा है, और एंजाइम डीनेचर होने के बाद जो फाइनल कंसंट्रेशन आपको मिलती है वो ये है, ठीक है। ये क्या बताती है, ये बताती है कि आपका जो एंजाइम का फाइनल कंसंट्रेशन है वो टी टाइम पर कितनी है, वो क्या है, उस टाइम पर कितना प्रेजेंट है एंजाइम, ये बताती है। तो इसलिए हम क्या करेंगे, K2 ET की जगह पे हम इसको पुट करेंगे, किसको पुट करेंगे, इसको पुट करेंगे। तो ये आ जाएगा E0 E माइनस KDT। अब मेरी बातों को ध्यान से समझना, इनिशियल कंसंट्रेशन जो है, क्या बच्चों, इनिशियल कंसंट्रेशन जो है आपकी एंजाइम की E0 का मतलब क्या होता है, इनिशियल। जैसे हमने पढ़ा ना x इक्वल्स टू x0, तो ये क्या होती है, ये जो कंसंट्रेशन है x की, अभी लिख देता हूँ एक बार न्यू टी। तो ये जो x की कंसंट्रेशन है वो इस टाइम पर है, t टाइम पर। बट ये जो x0 है वो कब है, जब आपका टाइम 0 था, यानी कि इनिशियल। क्या है, इनिशियल। तो ये भी E0 क्या है, जब टाइम आपका 0 था, ये तब की कंसंट्रेशन है, और तब की कंसंट्रेशन का E0 का मतलब हुआ कि टोटल एंजाइम कंसंट्रेशन है। समझ में आ रहा है बात, क्यों, टाइम 0 है, इसका मतलब रिएक्शन स्टार्ट नहीं हुई, रिएक्शन स्टार्ट नहीं हुई तो अभी तक एंजाइम डीनेचर नहीं हुए, और अभी तक एंजाइम डीनेचर नहीं हुए हैं, तो इसका मतलब ये E0 किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, टोटल एंजाइम कंसंट्रेशन, जो स्टार्टिंग में टोटल एंजाइम कंसंट्रेशन है उसको रिप्रेजेंट कर रहा है। तो मैं इसको ऐसे भी लिख सकता हूँ, K2 ET E माइनस KDT। और ये आपको पता है ये क्या होता है, वी मैक्स होता है। क्या होता है बच्चों, वी मैक्स। अभी दिखाया ना फॉर्मूला क्या है वी मैक्स का, K2 ET, ठीक है। ये तो है बच्चों जब डीनेचरिंग हो रही है, फॉर डीनेचरिंग, ओ सॉरी डीएक्टिवेशन, फॉर डीएक्टिवेशन। ये वाला जो फॉर्मूला है वो डीएक्टिवेशन के लिए है, ये आपका नॉर्मल है, ये आपका नॉर्मल है, ये डीएक्टिवेशन के लिए। डीएक्टिवेशन के केस में जो टोटल एंजाइम कंसंट्रेशन है वो ये इस फॉर्मूले से निकाली जाएगी उस टाइम, टी टाइम पर, टी टाइम पर टोटल एंजाइम कंसंट्रेशन इस फॉर्मूले से निकाली जाएगी, इसलिए हमने इसको यहाँ पे पुट कर दिया। बट हमें पता है कि E0 क्या है, इनिशियल कंसंट्रेशन एंजाइम की, जो कि बराबर होगी आपकी टोटल एंजाइम कंसंट्रेशन के, जब रिएक्शन स्टार्ट नहीं हुई है, यानी कि टाइम 0 है। तो यानी कि ये K2 ET क्या है, E0 क्या है, ET है, लेकिन स्टार्टिंग में क्या है, स्टार्टिंग में। और हमें पता है कि ये K2 ET क्या होता है, Vmax होता है।
तो ये नया वाला वी मैक्स है, ये क्या है हमारा नया वाला वी मैक्स। तो हम ये कहेंगे कि जो आपका नया वी मैक्स है वो पुराने वाले वी मैक्स का, क्योंकि K280 फॉर्मूला ही वी मैक्स का है, इस तरीके से ये रिलेशनशिप है नए वाले वी मैक्स और पुराने वाले वी मैक्स में, ठीक है। तो चाहे तो आप इसको रट लीजिए, चाहे तो ये जो डेरिवेशन मैंने कराया है इसके थ्रू याद रखिए, रट लेंगे तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, ये करेंगे तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। इसके ऊपर ऐसा कोई सच क्वेश्चन नहीं आएगा। हाँ जी, इसके ऊपर कोई ऐसा सच क्वेश्चन नहीं आएगा। जो इसके ऊपर एक न्यूमेरिकल आया है अभी तक वो मैं आपको सॉल्व करा रहा हूँ, उसको समझ लीजिए। बाकी इसके ऊपर ऐसा कोई क्वेश्चन नहीं आया है। क्वेश्चन जो आया वो आया बच्चों इसके हाफ टाइम पे, एंजाइम के हाफ टाइम पे क्वेश्चन आया है और उसका फॉर्मूला ये है। और हाफ टाइम जो है वो डबलिंग टाइम की तरह है। कैसा है बच्चों? हाफ टाइम जो है वो डबलिंग टाइम की तरह ही निकाला जाता है। कैसे निकाला जाता है डबलिंग टाइम की तरह, मैं आपको दिखाता हूँ। डबलिंग टाइम, और यहाँ पे देखते हैं हम अपना हाफ टाइम। तो मैंने आपको बताया था कि आपको जो फॉर्मूला है मतलब x इक्वल्स टू, वैसे तो मैंने आपको फॉर्मूला जो याद करने के लिए बोला है वो ये वाला है, x/x0 इक्वल्स टू न्यू टी। बट इस केस में मैं ये वाला ले रहा हूँ ताकि मैं आपको एंजाइम के साथ बता सकूँ कि एंजाइम के लिए हाफ टाइम कैसे निकालेंगे। तो वैसे तो याद तो यही रखना चाहिए, तो कंफ्यूज ना हो जाए आप लोग, तो क्या करें। इसको याद कर लो हाफ टाइम को फॉर्मूले को, कंफ्यूज होने से अच्छा है कि इसको याद कर लो, ठीक है। तो इसको याद कर लेना बच्चों। हाफ टाइम का फॉर्मूला मैं बता देता हूँ, ये डबलिंग टाइम के फॉर्मूले की तरह ही है, बिल्कुल मैच करता है उससे। तो आप इससे याद रख सकते हैं कि डबलिंग टाइम का जो फॉर्मूला है वो होता है ln2/μ। तो इसी तरीके से एंजाइम का जो हाफ टाइम है उसमें बस ये क्या है, ये स्पेसिफिक ग्रोथ रेट कांस्टेंट था, तो इस यहाँ पर क्या आ जाएगा स्पेसिफिक डेथ रेट कांस्टेंट। इतना ही अंतर है दोनों के। ये डबलिंग टाइम का फॉर्मूला होता है और ये आपका एंजाइम का हाफ लाइफ का फॉर्मूला है, दोनों एक ही जैसे हैं। तो इस तरीके से आप इन्हें याद रख सकते हैं। डेरिवेशन वगैरह में जाऊंगा तो बेफालतू में आपको बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होगी, ठीक है। और ये बच्चों केडी वाला है, इस पर अभी तक तो कोई न्यूमेरिकल दिखा नहीं है, दिखता तो मैं इसको कराता, तो इसको ये भी इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, तो इसको भी रहने देते हैं। बाकी ये डीएक्टिवेशन है, ये मतलब केडी कैसे फाइंड आउट करेंगे, तो केडी को फाइंड आउट करने का ये फॉर्मूला है, ये एरिनियस कांस्टेंट है, ये आपका एनर्जी है फॉर डीएक्टिवेशन, ये ठीक है। ये रिजबर्ग कांस्टेंट, ये आपका टेम्परेचर, ठीक है। तो ये इस पे ऐसा कोई न्यूमेरिकल आप इतना ज़्यादा याद करेंगे तो मुझे लगता है आपके ऊपर बर्डन बढ़ेगा, तो इसको आप रहने दीजिए, और लेकिन ये याद रखना पड़ेगा। ओके, तो ये क्वेश्चन है और देखिए क्वेश्चन क्या कह रहा है। फर्स्ट ऑर्डर डीएक्टिवेशन रेट कांस्टेंट फॉर soluble एंड immobilized amyloglucosidase एंजाइम आर 0.03 पर मिनट एंड 0.05 पर मिनट। तो बच्चों ये फर्स्ट ऑर्डर डीएक्टिवेशन रेट क्या है आपका, केडी दिया हुआ है, ये आपका सॉल्युबल के लिए और ये आपका इमोबिलाइज एंजाइम के लिए है। द रेशो ऑफ हाफ लाइफ ऑफ इमोबिलाइज एंजाइम टू दैट ऑफ सॉल्युबल एंजाइम। तो ये बच्चों में फाइंड आउट करना है इन दोनों का रेशो। तो बहुत ईजी क्वेश्चन है ये, और इजी क्वेश्चन तभी होता है जब फॉर्मूले पता होते हैं, फॉर्मूले नहीं पता तो वो बच्चों सबसे डिफिकल्ट क्वेश्चन होता है, ठीक है। तो अभी हमने देखा है कि हाफ लाइफ का फॉर्मूला क्या है, ln2/kd, ये भी हमने देखा है। इन दोनों का रेशियो निकालना है, तो किसका रेशियो निकालना है, इमोबिलाइज एंजाइम का सोल्यूबल एंजाइम से। तो देखते हैं पहले इमोबिलाइज का, इमोबिलाइज्ड एंजाइम के लिए देखते हैं, फॉर इमोबिलाइज्ड एंजाइम। तो अगर फॉर इमोबिलाइज एंजाइम की बात करें तो फॉर्मूला तो ये रहेगा ln2/kd, और इसके लिए kd की वैल्यू कितनी दी हुई है बच्चों, तो अगर आप देखें तो इसकी kd की वैल्यू दी हुई है 0.05 फॉर इमोबिलाइज, यहाँ पे लिखा है 0.05 पर मिनट। इसका मतलब ये है बच्चों कि जो आपके इमोबिलाइज्ड हैं आप देख सकते हैं इससे कम वैल्यू है, 0.05 कम है। इसका मतलब ये इमोबिलाइज एंजाइम है वो आपके कह सकते हैं कि वो उनका जो डेथ है वो कम हो रही है, मतलब उनका डीनेचुरेशन कम हो रहा है। सॉल्यूबल एंजाइम, फॉर सॉल्यूबल एंजाइम, तो सॉल्यूबल एंजाइम के लिए भी इसी तरीके से निकालेंगे ln2/kd, और इसका भी ln2 डिवाइडेड बाई कितना दिया हुआ है 0.03 पर मिनट, कोई प्रॉब्लम नहीं है।
अब उन्होंने बोला है कि इन दोनों का रेशो निकालिए, तो रेशो निकालना है तो बच्चों इन दोनों को डिवाइड करना पड़ेगा। ln2 से ln2 कैंसिल हो जाएगा, इक्वल्स टू में देखिए एक कलर चेंज कर लेते हैं जी। तो ln2 से ln2 कैंसिल हो गया, आपका आएगा ये नीचे से नीचे और ऊपर से ऊपर, तो ये चला जाएगा 0.03 पर मिनट डिवाइडेड बाई 0.005 पर मिनट। ठीक है, यहाँ से हटाएंगे तो इंटू 100, यहाँ से हटाएंगे तो इंटू 1000, ये कैंसिल 5 6 और तो ये आएगा एक्चुअली 3 इंटू 10 30 डिवाइडेड बाई 5। तो और आपको पता है 5 6 जा 30, इसका मतलब आंसर आ गया आपका 6। तो हमारा आंसर है बच्चों यहाँ पे 6। तो इससे हमें ये पता चलता है कि इसका जो रेशो है 6 आ रहा है, इमोबिलाइज और सोल्यूबल का रेशो। इसका मतलब क्लियर है कि जो इमोबिलाइज एंजाइम है वो 6 टाइम लेस डीनेचर हो रहे हैं या फिर डीएक्टिवेट हो रहे हैं एज कम्पेयर टू जो सोल्यूबल एंजाइम है। ठीक, तो ये एडवांटेज है मोबिलाइजेशन का। क्लियर, यहाँ तक कोई डाउट तो नहीं है? तो ये क्वेश्चन आपका सॉल्व हो गया। तो ये हमारा लास्ट क्वेश्चन था। इस तरीके से अब हमारा एंजाइम टॉपिक फुल एंड फाइनल कंप्लीट हो गया है। तो आप बताइए कमेंट करके कि आपको फुल एंड फाइनली एंजाइम जो चला है इतना बड़ा टॉपिक वो आपको कैसा लगा। अगर आपको इसमें अभी भी कोई डाउट है, आपके पास कोई क्वेश्चन है, तो आप कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। पॉसिबली हम उसके ऊपर एक और वीडियो बना देंगे। ठीक है, तो अब मिलेंगे किसी एक नए टॉपिक के साथ, पॉसिबली फेड बैच एंड कंटिन्यूस। तो उसको हम देखेंगे नेक्स्ट जो आपका बनेगा टॉपिक इसमें इसी लेक्चर सीरीज़ में। तो तब तक के लिए गुड बाय एंड अच्छे से प्रिपेयर करते रहिए। ऑल द बेस्ट फॉर योर गेट एग्जाम।